ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए गनस्लिंगर सिस्टम इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। अध्याय 91। ब्लैक मैनर के अंदर अज्ञात लोगों द्वारा हमला काफ़ी समय से चल रहा था। मैनर के बाहर सिटी गार्ड्स ने दुश्मनों पर हमला किया और अपनी जान गंवा दी। उसके बाद वॉयलॉक ने अपनी समझदारी से अंदर रहने वालों को चेतावनी दी कि वे अंदर ही रहें, जबकि वे बाहर जाकर उन मूर्खों से निपटे जिन्होंने उनके मालिक के घर पर हमला करने की हिम्मत की। वे सफल होते नहीं दिख रहे थे। मुझे उसे बताना होगा, एक आदमी ने जल्दबाजी में कहा, और वह एक घुमावदार सीढ़ी से नीचे भागा जो ब्लैक मैनर के एक गहरे कोने में जाती थी। कमरे में ध्वनिरोधी व्यवस्था थी ताकि इसके निवासियों को पूरी गोपनीयता मिल सके, लेकिन दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज़ भी अंदर आ सकती थी। खटखटाने के बाद आदमी ने कुछ सेकंड इंतजार किया। वह जानता था कि अगर अंदर वाला उसे अंदर आने के लिए बुलाए या बाहर रहने का आदेश दे तो भी वह सुन नहीं पाएगा, लेकिन ये जानने का एक पक्का तरीका था कि उसे अंदर जाने की अनुमति दी गई है या नहीं। तारांकन क्लिक। मैनर के अवकाश के सन्नाटे में आवाज़ तीखी थी और उसके तुरंत बाद दरवाज़ा अंदर की ओर खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कमरा था और बीच में एक बड़ा जादुई घेरा था जो ऐसी सामग्रियों से बना था जो चमकती थीं और जादू की हल्की खुशबू देती थीं। घेरे के भीतर एक आदमी बैठा था और उसकी गोद में एक स्क्रॉल खुला था। जिस आदमी ने दस्तक दी और प्रवेश की इच्छा जताई, वह कमरे में यथासंभव सम्मानपूर्वक तेजी से गया और झुककर प्रणाम किया। माय लॉर्ड, उसने कहना शुरू किया। मुझे पता है, मॉड ने आह भरते हुए कहा। मेरा एक वाइकर गिर गया है। माय लॉर्ड, आदमी ने कहा और एक पैर से दूसरे पैर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे ये कहते हुए खेद है कि आपका एक वॉयलॉक भी गिर गया। मॉड ने रुककर कहा। दुश्मन कितने हैं? उसने आखिरकार पूछा। 2, माय लॉर्ड। और मेरे बाकी प्रोटेजीज का क्या? मॉड ने पूछा और प्रोटेजी शब्द बोलने में संघर्ष किया, जैसे उसे नहीं लगता कि मरने वाला कमज़ोर व्यक्ति इस उपाधि का हकदार है। यह एक अजीब बात है मेरे प्रभु। यहाँ आने से पहले मैंने जो देखा उससे लगता है कि वे दुश्मन के साथ मिल गए हैं, आदमी ने कहा। यह असंभव है, मॉड ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैंने उन्हें खुद चुना है, उनकी प्रतिभा को निखारा है। वे नहीं कर सकते। और फिर उसकी आंखें एहसास में थोड़ी चौड़ी हो गईं और वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आपने दुश्मन के बारे में क्या देखा? मॉड ने पूछा। मुझे लगता है कि उनमें से एक के पास मिस्टर ग्रांट की बंदूक है। दूसरा, बूढ़ा दिखने वाला आदमी, अजीब बैंगनी आंखें रखता है और उसकी छाती चमकती हुई लगती है। ये वही है, मॉड ने बीच में टोकते हुए कहा। जैसे ही वह मुड़ा और अपने लबादे को झटकते हुए वह उस आदमी के पास से होते हुए घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर और मैनर के अवकाश से बाहर निकल गया। ब्लैक मैनर के बाहर हेनरी ने एंगस से नज़रें हटा लीं, जिसने अपना भला एक वाइकर के दिल में घुसा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई, और इसके बजाय उसने निक्स की ओर देखा। उसने अपने वाइकर प्रतिद्वंद्वी की पीठ को जमीन पर गिरा दिया था, क्योंकि वह उसे बार बार रौंदने लगी थी। उसकी कई पसलियों को तोड़ दिया था, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसके अंगों में छुरा घुस गया था। उसके अंदरूनी हिस्से खून से भर गए थे, और फिर भी वह शांत नहीं हुई। वाइकर ने आग की लपटों का एक विस्फोट किया, जिससे 2 चीजें हासिल हुईं। ये निक्स पर शक्तिशाली रूप से भड़की और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसे अपनी सीमा से बाहर भी धकेल दिया। रौंदता है। अफसोस, ये बचने का ऐसा आखिरी प्रयास था कि इसने वाइकर के मन का जो भी अंश बचा था उसे भी खत्म कर दिया। साथ ही जब उसकी लपटें निक्स के शरीर को चाट रही थीं, तो वह इससे बचने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, जिसका मतलब था कि वह अभी भी पूरी तरह स्वस्थ थी और भी ज़्यादा नाराज़ थी। उसका अगला खुर वाइकर के सिर पर लगा। पहले से ही झेले गए सभी प्रहारों से कमज़ोर और चकमा देने या बचाव के लिए शरीर के किसी अंग को उठाने की ऊर्जा की कमी के कारण निक्स के खुरों से एक कठोर कूंद ध्वनि निकलती है। वाइकर की खोपड़ी न केवल क्षतिग्रस्त हो गई थी, बल्कि इतनी जोर से पीछे की ओर गिरी कि उसकी गर्दन एक भयानक क्रैक ध्वनि के साथ टूट गई। उसका सिर एक तरफ से दूसरी तरफ एक ऐसी गर्दन पर टिका हुआ था जो अब उसे संभाल नहीं पा रही थी। वाइकर जमीन पर जोर से गिरा और उसकी सांसें आखिरकार रुक गईं। निक्स ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपने अगले अंगों को बाहर निकाला और वीरतापूर्ण हिनहिनाहट भरी आवाज निकाली, जबकि हेनरी को यह सूचना मिली कि उसे यह प्रबल अनुभूति हो रही है कि घोड़ा भी सुन सकता है। निक्स ने एक हत्या की है। निक्स को 150 एक्सपी मिले हैं। निक्स का लेवल ऊपर हो गया है। निक्स अब लेवल 2 है। निक्स का हिट पॉइंट अधिकतम 65 हो गया है। निक्स का मैना अब 75 है। ताकत 35 40 से ज़्यादा। गति 60 ग्रेटर दैन 70। सहन शक्ति 30 35 से ज़्यादा। नाम निक्स। प्राणी शैडो घोड़ी। नस्ल वेलेरियन नाइट घोड़ी। स्तर 285750 पी। हिट पॉइंट 65/65। मैना 75। ताकत 40। गति 70। सहन शक्ति 35। कौशल शैडो -लव.1।
हेनरी के होंठ फड़कने लगे। अब तक के सभी लेवल अप और वह एक बार लेवल अप करने के बावजूद आगे रही। ऐसा लगता है कि वहाँ एक अनुचित लाभ की बात चल रही है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, जबकि निक्स अपने बढ़े हुए शारीरिक आंकड़ों और अपने शैडो हॉट के भीतर बढ़े हुए मान भंडार से खुश थी। हेनरी खुद को कुछ पल के लिए हल्का महसूस कर रहा था, तभी उसने दर्द की चीख सुनी, जिसके कारण उसने ठीक समय पर ऊपर देखा और देखा कि 2 वॉरलॉक के संयुक्त प्रयास के कारण एक वाइकर गिर गया, जबकि शेष 2 वाइकर ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने बहुत अच्छे दिन देखे हों। वाइकर के लिए चीजें तब और खराब हो गईं जब एंगस शामिल हो गया और उसने उन 2 वॉरलॉक के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने एकरूपता के साथ वश में किया था, जो बहुत ही अप्राकृतिक लग रहा था, खासकर तब जब वे एक दूसरे को कुछ घंटों से जानते थे। और फिर तारांकन बूमम, तारांकन। जहां वे थे, वहां से कई मीटर दूर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ब्लैक मैनर का पूरा हिस्सा फट गया। अचानक हुए विस्फोट से हेनरी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और फिर वह मुस्कुराया। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। यह एक संकेत था और साथ ही भागने की योजना का पहला हिस्सा था जिस पर पूरा गिरोह सहमत था। उसने और एंगस ने ये किया था। उन्होंने दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचा था ताकि वे मैनर में घुस सकें और लूट की तलाश कर सकें। विस्फोट से अभी भी जीवित 2 वाइकर्स के मुंह सदमे से खुले हुए थे। वॉरलॉक ने परवाह नहीं की और बस लड़ते रहे। हालांकि एंगस ने हेनरी की तरह ही सब कुछ समझ लिया और उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान खेल गई। संतुष्टि का भाव उसके अब तक के भावशून्य चेहरे से अलग हो गया। एंगस, हेनरी ने उसे पुकारा, उन्होंने ये किया। हमने ये किया। एंगस ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, हमने किया, उसने अपनी आंखों में लगभग खालीपन लिए हुए कहा। अच्छा, तुम अभी भी क्यों खड़े हो, चलो चलते हैं, हेनरी ने कहा और उसने निक्स की लगाम पकड़ ली जैसे कि वह उसकी काठी में बैठने और सरपट भागने के लिए तैयार था। मैनर का काम पूरा हो गया था। अगर वह अब भाग जाता तो उसे अपना 1500 एक्सपी क्वेस्ट पूरा करने का इनाम मिलता। साथ ही लूट का एक हिस्सा उसका इंतजार कर रहा था और आने वाली यात्रा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको एक सब क्वेस्ट मिला है, ब्लैक मैनर के भगवान के क्रोध से बचो। इनाम 500 एक्सपी। हेनरी जानता था कि उस अधिसूचना के आने के लिए सब क्वेस्ट का विषय अपने रास्ते पर था। एंगस, उसने ऊंची आवाज में पुकारा, हमें जाने की जरूरत है अभी। एंगस अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह आ रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा और फिर ऊंची गूंजती आवाज में उसने पुकारा। तुमने इसे वापस पाने के लिए कितनी मेहनत की है, अगर तुम आ सकते हो तो आकर इसे ले लो। मैनर के खुले दरवाजों से मैना की एक शक्तिशाली शक्ति बाहर निकली। यह इतनी हिंसक रूप से उड़ी कि दरवाजे अपने टिका पर हिलने लगे। एक आकृति बाहर निकली जो हेनरी की त्वचा पर एक आभा से लिपटी हुई थी, जैसे सुई चुभ रही हो और उसे लगातार बेचैनी की स्थिति में छोड़ रही हो। मुझे पुकारने की हिम्मत, ब्लैक मैनर के लॉर्ड मॉड एलेरिक ने धीरे से कहा। एंगस डायोनेसियो, क्या ये था? तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। ये शब्द हेनरी के लिए नहीं थे, लेकिन वे उसके कानों में पड़े और उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। हेनरी जानता था कि यह आदमी उन वाइकर और वॉरलॉक से बिल्कुल अलग स्तर का था जिनका उसने पहले कभी सामना किया था, और उसने पाया कि जैसे ही उसकी बंदूक पर उसकी पकड़ मजबूत हुई, वह कुछ सावधानी से पीछे हट गया। अफसोस, ऐसा लगा कि उसकी हरकत ने मॉड एलेरिक की नज़रों को पकड़ लिया, जिसने उसकी तरफ देखा और फिर हाइड्रा के डंक पर नज़र डाली और फिर एंगस की तरफ देखा। अरे, ये तो बुरा है, हेनरी ने अपने दांत पीसते हुए सोचा। मॉड एलेरिक के आने की वजह से हेनरी चिंतित नहीं था। एंगस ने बताया था कि जब वे सब इस काम की योजना बना रहे थे तो यह एक संभावना थी। वे यह न सोचना मूर्खता होगी कि किसी समय वे घर के मालिक को इतना परेशान कर देंगे कि वह आ जाएगा। बात यह थी कि उनके पास इसके लिए एक योजना थी। खैर, एक आकस्मिकता जो मुश्किल से एक योजना के रूप में गिनी जा सकती है, लेकिन उन्हें भागने का एक खिड़की देती है। विस्फोटक। हेनरी ने निक्स की लगाम छोड़ी और एक और कदम पीछे हटकर अपना हाथ उसकी काठी की थैलियों पर रखा और महसूस किया कि उसके अंदर अभी भी कुछ डायनामाइट छिपे हुए थे। एंगस के पास और भी होना चाहिए, हेनरी ने सोचा और एंगस के घोड़े की तलाश में इधर उधर देखा। उसने बेचारे घोड़े को मैनर के प्रवेश द्वार के बहुत करीब देखा। वह निक्स की तरह ही जमीन पर जोर से गिरा था और जादुई जानवर न होने और उसकी सहनशक्ति के स्तर पर घमंड न करने के कारण गिरने से उस पर अधिक प्रभाव पड़ा था। जब उसने दर्द को दूर किया तो वह लड़ाई से दूर रहा। एक स्मार्ट निर्णय। एंगस को उस समय क्या करना चाहिए था? घोड़े को बुलाना, उसके विस्फोटकों को पकड़ना, उन्हें जलाना और उन्हें पागलों की तरह फेंकना शुरू करना ताकि उन्हें कम से कम भागने का एक छोटा सा मौका मिल सके। अफसोस, एंगस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उसने बस एक मुस्कान के साथ मॉड एलेरिक की निगाहों को बनाए रखा। मुझे मार डालो, उसने पूछा और फिर एक हंसी निकाली क्योंकि उसका मन बैंगनी धुंध में उसके अंदर से बह रहा था। मैं तुम्हें कोशिश करते देखना चाहता हूँ।
वशीभूत वॉरलॉक वाइकर्स से दूर चले गए जिन्हें वे मार रहे थे और एंगस के सामने खड़े हो गए। उनके हाथ एक ढाल की तरह फैले हुए थे, विनकुलम की बैंगनी ऊर्जा से रोशन, उनके हाइव किंग की रक्षा में चमकते हुए। मॉड ने वॉरलॉक की ओर देखा। उसकी आंखें उनकी सुस्त बैंगनी आंखों से एंगस की छाती पर विनकुलम पर चली गईं और उसके सिकुड़े हुए होंठ कस गए, इससे पहले कि वह अंततः कहता, मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे यकीन था कि तुम मेरे बंद सीने में नहीं घुस पाओगे। एक साधारण जादुई ताले की वजह से? एंगस ने पूछा और हंसी की एक गड़गड़ाहट के साथ अपना सिर पीछे फेंका। कृपया, कोडेक्स को तोड़ना आसान था। एंगस के बीच में बोलने पर मॉड एलेरिक की ग्रे आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कहा, मैं गलत था। मुझे लगा कि तुम आइटम का दावा नहीं कर पाओगे और इसकी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ तुम मिनियन बनाने के लिए इसके साथ इतने घुल मिल गए हो। मैं लगभग प्रभावित हूँ। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी जांच करवाई थी। 7 वाइकर खोने के बाद मुझे बस ये जानना था कि तुम्हारा समर्थन कौन कर रहा था। तुम्हारे पास इतने संसाधन कैसे हो सकते हैं कि तुम मेरे लिए इतने कांटे साबित हो। अब तक मैंने बिना किसी समर्थन के सीखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे निर्माता के बारे में सीखा है। एंगस की मुस्कान अब थोड़ी कम हो गई और उसकी आंखों में चमकीली चमक थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मॉड ने उसकी प्रतिक्रिया को देखा और बिना किसी बदलाव के सिर हिलाया। हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। चुड़ैल में रिना, उसकी मौत के बारे में कहा जाता है कि अजीब परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं कि यह उससे कहीं ज्यादा था। हम दोनों जानते हैं कि उसे किसने मारा है न? फिर से एंगस ने कुछ नहीं कहा। मॉड ने अपनी आवाज़ कम करते हुए कहा, इससे गुजरने के लिए तुम्हें कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। ये तथ्य कि तुम जानते थे कि यह तुम्हें मार सकता था और फिर भी तुम इससे गुजरे। एंगस के होंठ फड़कने लगे और वह मुस्कुराने लगा। क्या ये सब करने का कोई मतलब है? उसने पूछा। क्या तुम्हें कभी दोषी महसूस नहीं होता? मॉड ने पूछा। दोषी? एंगस ने पूछा और हंसते हुए कहा, स्वतंत्र होने की चाहत के लिए दोषी। उसने तुम्हें जीवन दिया। हम यही करते हैं, मॉड ने कहा और उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। हम बेकार के अप्रतिभाशाली कचरे को लेते हैं और आपको कुछ और बनाते हैं। हम आपको अपने साथ जोड़ते हैं और आपको अपने से बेहतर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का अवसर देते हैं और आप कृतघ्न बकवास के टुकड़े जो आप हैं। ओह, मुझे छोड़ दो, एंगस ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। यह कभी भी कोई एहसान नहीं रहा है। आप वाइकर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आप उदार बनना चाहते हैं। आप ऐसा गुलाम पाने के लिए करते हैं। ऐसे गुलाम पाने के लिए जो आपके कारण मर जाएं, और फिर भी आप हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप स्वाभाविक रूप से जागृत लोगों के साथ करते हैं। अरे, आप अपने एक मृत वाइकर के शव से बस कुछ ही फीट की दूरी पर खड़े हैं और आपने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। बेशक, मैंने नहीं देखा, मॉड ने ठंडी आवाज़ में कहा, वे मर चुके हैं। जो मर चुका है उसका अब कोई उपयोग नहीं है। ओह, चलो इसे छोड़ो, एंगस ने कहा और उन 2 वॉरलॉक की ओर इशारा किया जो अपनी ढालों से उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। तुम इन दोनों को देखो और मैं तुम्हारी आंखों में परवाह देखता हूँ। तुम कह सकते हो कि वे तुम्हारे लिए खो गए हैं, मरने के बराबर, और फिर भी तुम परवाह करते हो। तुम यहाँ अपने वाइकर्स की वजह से नहीं आए, चाहे वे मरे हों या जिंदा, बल्कि इन दोनों की वजह से आए हो। क्योंकि तुम परवाह करते हो, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से जागृत हैं। वे गुलाम नहीं हैं जिन्हें तुमने इस्तेमाल के बाद फेंक दिया है। वे अनमोल प्रोटेजी हैं। उस शब्द पर मॉड की आंखें चमक उठीं। एंगस ने देखा और मुस्कुराया। हाँ, मैं जानता हूं कि वे तुम्हारे लिए क्या हैं। हाइव माइंड सब कुछ साझा करता है, लॉर्ड एलेरिक। ये यादें और इरादे साझा करता है। इस तरह से मुझे पता चलता है कि तुम क्या योजना बना रहे हो। मॉड की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी हथेलियां आपस में टकराईं ताकि वह मंत्र सक्रिय हो जाए जिसे वह एंगस से बातचीत करते समय तैयार कर रहा था। चोर को खत्म करने और इस मुठभेड़ को लंबा खींचने से बचने के लिए एक ही चाल। उसे लगा कि एंगस के खिलाफ लंबी लड़ाई उसके लिए ठीक नहीं है। जादुई एंगस और 2 अधीनस्थ जादूगरों के पैरों पर भड़क उठी और एक जादुई चक्र में बन गई, जिसकी जादुई ऊर्जा जल्दी ही चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जो विस्फोट के लिए तैयार थी। एक विस्फोट करने वाले जादू के चक्र के लिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह ढाल जैसे जादुई बचावों को दरकिनार करने में सक्षम है और अगर इसे बनने दिया जाए तो यह नुकसान पहुंचाने का आश्वासन देता है। अगर अनुमति दी जाए। दोनों जादूगरों ने अपनी हथेलियां आपस में टकराईं और एक समान चक्र, उसी रहस्यमय प्रतीकों के साथ, बस उल्टा, उनके चारों ओर दिखाई दिया और उनके पिछले मास्टर द्वारा बनाए गए चक्र पर गिर गया। विस्फोट करने वाला जादू चक्र एक शक्तिशाली मंत्र था, जिसमें तैयारी के समय की कमी थी और गतिशीलता के लिए बहुत कम जगह थी, लेकिन इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि लक्ष्य पर्याप्त तेजी से कार्य करता है तो उसी मंत्र से जवाब दिया जा सकता है। 2 मंडलियों के भीतर की ऊर्जा ने एक दूसरे के विरुद्ध हिंसक प्रतिक्रिया की और एक शक्तिशाली त्रम ध्वनि के साथ वे शांत हो गए और फीके पड़ गए।
वे तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, एंगस ने कहा, जब दो वॉरलॉक में से एक ने चटकते हुए काले भाले बुलाए और उन्हें मॉड पर फेंकना शुरू कर दिया, जो एक स्थान पर घूम गया, जिससे जादुई ऊर्जा का एक शक्तिशाली बल निकला जिसने भालों को दूर फेंक दिया। जिस क्षण मॉड फिर से स्थिर हुआ, हवा का एक अवरोध उस पर टूट पड़ा। अपमानजनक, उसने कहा, मैंने तुम्हें वह सब सिखाया है जो तुम जानते हो। उसने अपना हाथ उठाया और वॉरलॉक के हमले को दूर भगाने के लिए अपनी खुद की एक हवा अवरोध का निर्माण किया। जब उसने ऐसा किया तो उसने अपने दूसरे हाथ को एक सहज गति में लहराया और 3 किरणों को बनाने से पहले एक जटिल दिखने वाली मुहर बनाई जो आग से जल रही थी, जिसे उसने एंगस और वॉरलॉक पर फेंका। वॉरलॉक ने अपनी ढालों से किरणों को अवरुद्ध कर दिया। एक ही संपर्क से ढालों को तोड़ने के लिए पर्याप्त किरणें थीं, लेकिन वॉरलॉक तीनों को रोकने में कामयाब रहे। मॉड मुस्कुराया और अपने हाथ को लहराया ताकि अधिक किरणें आ सकें, जब उसका शरीर हिल गया क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। रुको, उसने कहा और एंगस की ओर देखा जो अपनी हथेलियों को जमीन पर दबाए हुए नीचे झुका हुआ था। मॉड ने कहना शुरू किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। बहुत देर हो चुकी है, एंगस ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मॉड के पैरों पर एक विस्फोटक जादू चक्र दिखाई दिया और एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जो कम से कम 5 मीटर ऊंचे स्तंभ में बदल गया। तारांकन बूमम, तारांकन। हेनरी ने एंगस और मॉड के बीच लगभग सभ्य बातचीत देखी और उसके कुछ हिस्सों को भी पकड़ा, जिससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई, लेकिन वह यहाँ से दूर जाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। उसने अपनी नज़र एंगस के घोड़े की ओर घुमाए और उसे सीटी बजाकर आने के लिए कहा, लेकिन घोड़े ने उसे अनदेखा कर दिया। उसके कान या तो सिर्फ एंगस की आवाज़ सुनने के लिए खड़े थे या फिर वह जवाब नहीं देना चाहता था। बेवकूफ़ घोड़ा, हेनरी ने निराश होकर कहा कि उसकी सीटी को अनदेखा किया गया और वह वहाँ जाने लगा। उसे विस्फोटकों की ज़रूरत थी और उसे अपने और एंगस के भागने के लिए घोड़े को तैयार करना था। उफ़, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे से एक आवाज़ ने हेनरी को पुकारा। वह धीरे से मुड़ा और उन 2 वाइकर का सामना किया जो अभी भी जीवित थे। हेनरी ने उनमें से एक को आग के गोले बनाने वाला वाइकर पहचाना जो एंगस द्वारा वॉरलॉक को वश में करने के बाद पहली बार दिखाई दिया था। दूसरा एक फेरल मिस्टर वाइकर था, जिसका उत्परिवर्तन उसके अग्रभागों से निकलने वाले स्पाइक्स थे। हेनरी ने मान लिया कि वे वाइकर के शरीर पर भी थे, बस छोटे थे और बालों की तरह उसकी त्वचा पर सपाट थे ताकि उसे सुरक्षा प्रदान कर सकें। बस तुम दोनों को देखो, हेनरी ने अपने सिर को थोड़ा हिलाते हुए कहा। इतनी जोर से पीटा और फिर भी नाटक करने की कोशिश कर रहे हो। यह कोई नाटक नहीं है, फ्लेम वाइकर ने दांत पीसते हुए कहा, जबकि ऐसा लग रहा था कि बोलने की कोशिश ने उसे पूरी तरह से चोट पहुंचाई है। तुम और तुम्हारा साथी मेरे भगवान के घर से मनमर्जी से नहीं आ जा सकते। नीचे बैठ जाओ, फेरल मिस्टर ने कहा और उसने देखा कि हेनरी ने कहीं से एक बोतल निकाली। इस समय अपने मैना पॉइंट्स के कम होने के कारण हेनरी ने एक बेहतर मैना पोशन पीने का मौका लिया। आपने 60 मन पॉइंट्स पुनः प्राप्त कर लिए हैं। अपने शरीर में मन की खुराक से उत्साहित होकर हेनरी ने अब खाली बोतल को एक तरफ फेंक दिया और अपनी सोने और कांस्य से रंगी बंदूक को हाथ में पकड़ लिया, जबकि हाइड्रा के डंक पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। दोनों वाइकर लगभग निराश लग रहे थे कि वह लड़ाई करना चाह रहा था। उन्होंने लड़ाई की मुद्रा अपनाई। फ्लेम वाइकर ने अपनी हथेलियों के ऊपर आग उगल दी, जबकि स्पाइकी वाइकर ने अपनी मुठियां ऊपर उठाईं। और फिर वे एक साथ आगे बढ़े। सबसे पहले स्पाइक्ड वाइकर आया, जो अपनी अविश्वसनीय ताकत के कारण विस्फोटक बाउंड द्वारा बढ़ाई गई गति के साथ आगे बढ़ा। फ्लेम वाइकर उससे केवल 1 फुट पीछे था। हेनरी ने अपने शॉट को सही समय पर मारा। उसका दुश्मन घायल था, लेकिन फिर भी तेज था। वे अभी भी उससे अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वे लड़ने की इच्छा की कमी के कारण लापरवाही से उस पर हमला कर रहे थे। स्पाइक्ड वाइकर के चलने से पहले हेनरी ने अपनी बंदूक उठाई हुई थी और दुश्मन के पहला कदम उठाते ही उसने ट्रिगर दबा लिया। उसे पूरा भरोसा था कि वह पहले से ही काफ़ी सतर्क था और उसकी गणना के अनुसार उसका दुश्मन उसकी चलाई गई गोली की चपेट में आ जाएगा। तारांकन धमाका, तारांकन। हेनरी की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसे चोट लगी थी। वार की ताकत पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उसके सिर को आक्रामक तरीके से एक तरफ धकेल दिया था, लेकिन उस मुट्ठी के पीछे की कीलें उसकी त्वचा में घुस गईं और उसे चीर गईं, जिससे गहरे घाव हो गए और भयानक रूप से खून बहने लगा। और फिर भी हेनरी को दर्द महसूस नहीं हुआ, कम से कम अभी तक तो नहीं। मैंने गलत अनुमान लगाया, उसने खुद से पूछा। आपने 50 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 20/100। हेनरी ने अधिसूचना नहीं देखी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह खाली आंखों से घूरता रहा, क्योंकि वह ब्लैक मैनर के परिसर में एक संरचना से टकरा गया। हेनरी, निक्स ने उसे पुकारा। हालांकि उसके मुंह से जो आवाज़ आई वह हिनहिनाहट थी जब वह अपने पिछले पैरों पर खड़ी हुई और स्पाइक्ड वाइकर पर अपने खुरों से प्रहार किया, लेकिन उसने उसकी किक को अच्छी तरह से झेला और कुछ कदम पीछे खिसक गया। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन अन्यथा ठीक था।
निक्स ने और हिनहिनाहट की और फिर से उस पर हमला कर देती अगर अगले ही पल एक शक्तिशाली आग का गोला उस पर हमला करने के लिए नहीं आता। यह इतना करीब आ गया था और इतना चौड़ा था कि उसे अपनी गति बढ़ाने और सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए किनारे पर जाने के लिए लेस देन शैडो डैश ग्रेटर देन का उपयोग करना पड़ा। स्पाइक्ड वाइकर, उसकी आंखें सुस्त थीं, हेनरी की ओर चला गया जिसने अपना सिर झुका रखा था। मैं बहुत धीमा था, यह कोई सवाल नहीं था, यह एक तथ्य का बयान था। अपने दुश्मन के भागने से पहले उसी क्षण जब वे अपना पहला कदम उठाते हैं, अपनी बंदूक उठाकर गोली चलाने से उसे सफल शॉट की गारंटी नहीं मिलती। उसे यह पता होना चाहिए। आखिरकार वह गनस्लिंगर था। अपने पिछले जीवन और इस नए जीवन में कितनी बार उसने बंदूक के बजाय शूटर का अध्ययन करके गोलियों को चकमा दिया था। अनगिनत बार। इसी तरह वह कई गतिरोधों से बच गया था। इसी तरह उसने कई बंदूक द्वंद्व जीते थे। हेनरी ने अपने पास आ रहे स्पाइक वाले वाइकर को देखा। उसने अंतर्दृष्टि को सक्रिय नहीं किया और उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं थी कि वाइकर के सभी आंकड़े उसके अपने से बेहतर थे। बढ़ी हुई चपलता के साथ दुश्मन ने उसे अपनी बंदूक उठाते हुए देखा होगा, अनुमान लगाया होगा कि वह क्या करने की योजना बना रहा था और गोली के बंदूक से निकलने से पहले ही चकमा दे दिया। हेनरी को यह पता नहीं था और वह मुक्का लगने से अचंभित रह गया क्योंकि वह इतना धीमा था कि उसकी आंखें उसका पीछा नहीं कर पा रही थीं। उसकी धारणा ने आने वाले प्रहार को भांप लिया था लेकिन उसे बहुत देर से चेतावनी दी गई थी। तभी हेनरी के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी और उस पर उसके आंकड़े सूचीबद्ध थे। ताकत 30, चपलता 30, सहनशक्ति 18, धारणा 15। धारणा और चपलता, हेनरी ने स्क्रीन को देखते हुए सोचा। बेशक, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता था। मैं एक हाथ पर गिन सकता हूं कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूं मुझे कितनी बार किसी प्रतिद्वंद्वी पर हावी होना पड़ा है। यह एक बार ट्रेन जॉब के दौरान मिस्टर ग्रांट के खिलाफ मेरी लड़ाई में हुआ था और मैं बस वहां से भाग गया। अगर मैं खुद के साथ सच में ईमानदार हूं तो यह मेरा सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला आंकड़ा है। मैंने खुद को कैसे बेवकूफ़ बना लिया कि ताकत और चपलता मेरे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले आंकड़े हैं। मुझे शैडो वाइकर ने चाकू मारा क्योंकि मैं धीमा था। मुझे कई बार चोट लगी क्योंकि मैं बहुत धीमा था। मुझे खतरे से आगाह करने और अपनी दृष्टि को फैलाने के लिए उच्च बोध और हित से बचने और अपने दुश्मनों को प्रतिक्रिया करने से पहले ही मार गिराने के लिए उच्च चपलता। मुझे यही चाहिए। हेनरी को तब अपने विचारों से बाहर निकाला गया जब स्पाइक्ड वाइकर का रूप उसके ऊपर मंडरा रहा था और उसने उसे कुचलने के लिए एक पैर उठाया। जब पैर उसके ऊपर आया तब भी हेनरी मुस्कुराया। अजीब समय था एक एपिफनी के लिए लेकिन मुझे खुशी है कि यह आया। दुर्भाग्य से मैं अपने आंकड़ों को पुनः आवंटित नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अब से समझदार होना होगा। हेनरी ने हाइड्रा का डंक उठाया और गोली चलाई। अपनी आंखें चौड़ी करके वाइकर दूर झुक गया लेकिन उसका पैर अभी भी उठा हुआ था। उसे संतुलन खोना बहुत आसान लग रहा था। हेनरी ने फायदा उठाने के बारे में सोचा लेकिन वाइकर एक पैर पर उछलकर एक तरफ चला गया और अपने उठे हुए पैर को नीचे लाकर उस पर लात मारी। हेनरी ने अपनी इन्वेंट्री से एक राइफल निकाली और आने वाली किक को रोकने के लिए उसे आगे बढ़ाया। तारांकन बम। तारांकन किक इतनी शक्तिशाली थी कि इसने हथियार को क्षतिग्रस्त कर दिया और इसके बल से हेनरी जमीन पर इतनी तेजी से फिसला कि उसकी जैकेट फट गई। हेनरी की बाँह किक के बल पर हिल गई और उसका पूरा शरीर प्रभाव को साझा करने लगा, लेकिन हाइड्रा का डंक पकड़े हुए हाथ काफी ठीक था। हेनरी स्पाइक से लगभग 1 मीटर दूर था। वाइकर ने जब लेस देन क्विक थिंकिंग ग्रेटर देन को सक्रिय किया। जब समय रुक गया तो उसने वाइकर की स्थिति पर ध्यान दिया और जैसे ही समय फिर से शुरू हुआ उसने उस बल का लाभ उठाया जिसने उसे फिसलने पर मजबूर कर दिया और इसके बजाय रोल करना शुरू कर दिया। उसके रोल ने उसे स्पाइक्ड वाइकर की ओर पीट करने की अनुमति दी जिससे उसकी बंदूक वाला हाथ दुश्मन की नज़र से छिप गया। हेनरी ने समय रुकी अवस्था के दौरान अपनी धारणा के साथ जो कुछ भी देखा था उसे ध्यान में रखा। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि वाइकर किस स्थिति में था, इसलिए अगली बार जब वह लुढ़का और स्पाइक्ड वाइकर की ओर मुंह किया तो वह पहले से ही ट्रिगर को दबाए हुए था। वाइकर ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा क्योंकि अम्लीय हरी गोली उसकी स्पाइक संरक्षित छाती पर लगी। स्पाइक्स में दरारें फैल गईं जब तक कि वे टूट नहीं गईं और उसकी नंगी त्वचा से खून बहने लगा, जबकि अम्लीय अवशेष हमेशा एक सफल लेस दैन एसिडिक दहन ग्रेटर दैन शॉट के बाद होता है। हेनरी ने फिर अपनी चाल रोकी, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, सोने और कांसे से रंगी बंदूक को तान दिया और सिलेंडर में बची हर गोली वाइकर की असुरक्षित छाती में दाग दी। हर गोली लगी और वाइकर की सांसें थम गईं। किल रिवार्ड 100 एक्सपी। वाइकर किल बोनस जोड़ 1 स्टेमिना 18-19 से ज़्यादा। निक्स ने एक किल किया है। निक्स को 150 एक्सपी मिले हैं। हेनरी ने अपने शिकार के शरीर से देखा जहां निक्स फ्लेम वाइकर को बार बार रौंद रहा था, जबकि वह फ्लॉप हो चुका था और अब उसकी सांस नहीं चल रही थी। वह विशेष रूप से परेशान लग रही थी कि दुश्मन ने उसके अयाल के एक हिस्से को जला दिया था जो संभवतः उसकी खुद की पसंदीदा विशेषता थी।
निक्स ने उसे पुकारा और वह उसके बगल में चली गई, जबकि वह एंगस के घोड़े की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, घोड़ा उछल पड़ा और गर्व से हिनहिनाने लगा, जबकि वह उसी स्थान पर उछलने लगा, जबकि उसने अपना सिर हिलाया और हेनरी को उसे छूने और थपथपाने से मना कर दिया। ओह, यहाँ आओ, तुम बेवकूफ़ हो, हेनरी ने झुंझलाहट में कहा, क्योंकि वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोड़ा एक कदम पीछे हट गया और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले खुरों से उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार दिख रहा था। और फिर निक्स ने एक जोरदार आवाज़ निकाली, एक तीखी आवाज़ जो घोड़े के कानों में पड़ी, और वह तुरंत शांत हो गया। अपने खुरों को वापस जमीन पर गिरा दिया और अपना सिर नीचे करते हुए उसे खरोंचने लगा। वहाँ, हेनरी ने कहा, और अब उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसकी गर्दन को आश्वस्त करते हुए थपथपाया। फिर उसने निक्स की ओर देखा और उसे सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। कुछ नहीं, वह बस डर गया था, निक्स ने उससे कहा जब वह उसकी कृतज्ञता से खुश हो गई। हेनरी ने विस्फोटकों से भरे एंगस के सैडलबैग उतारे और उन्हें निक्स पर बांध दिया, जो पहले से ही अपने ऊपर मौजूद भार के साथ इसे उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। वह उसकी काठी में बैठ गया और अपने हाथ से अभी भी एंगस के घोड़े की लगाम पकड़े हुए वह घूमा और आखिरकार अपनी नज़र आगे हो रही जादुई लड़ाई पर डाली। आग का स्तंभ एक शक्तिशाली विस्फोटक प्रभाव के साथ जोरदार और गर्म हुआ, जिसे एंगस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। हाइव माइंड सब कुछ साझा करता है, उसने कहा। तुमने उन्हें जो भी शिक्षा दी है वह मेरा काम है। तुम्हारी रणनीति का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना, हाँ, ये लगभग काव्यात्मक है। और फिर आग के स्तंभ से एक हंसी की आवाज़ आई। इसने एंगस के चेहरे की मुस्कान को इतनी तेजी से मिटा दिया क्योंकि ये दहाड़ती लौ की आवाज़ पर गरजती हुई और उसे आभा की चमक से मारा जो उसे अपनी जगह पर जकड़े हुए लग रही थी। हंसी के बाद मॉड एलेरिक की आवाज़ आई, शक्तिशाली और घमंडी। तुम बहुत होशियार नहीं हो, है न? जब स्तंभ अंततः समाप्त होने लगा तो मॉड ने पूछा, विनकुलम आपको उन सभी लोगों के गुणों को आत्मसात करने की अनुमति देता है जिन्हें आप अपने हाइव में लाने में कामयाब होते हैं, जिससे क्षमताओं का एक संयोजन बनता है। मुझे पता होना चाहिए, आखिरकार यही कारण है कि मैं इसे चाहता था। अभी आपके पास दो वॉरलॉक की संयुक्त बुद्धि है जो इस तथ्य की भरपाई करती है कि आपके पास स्वाभाविक रूप से इसकी कमी है। दुर्भाग्य से आपके लिए मेरी बुद्धि उनकी संयुक्त बुद्धि से कहीं अधिक है, और मैं वास्तव में अपने शिल्प के लिए एक अपमान होगा यदि कमजोर बुद्धि के साथ तैयार किया गया हमला मुझे मार डाले। अब आग का स्तंभ चला गया था और उसकी जगह मॉड एलेरिक खड़ा था, जिसके दोनों हाथों में एक जादू का घेरा था और उसके शरीर के चारों ओर एक अर्धपारदर्शी कोकून की तरह शुद्ध जादुई आभा थी जो आग को उससे दूर रखती थी। नीचे खड़े हो जाओ, एंगस ने अपनी बैंगनी आंखों से चिल्लाया, क्योंकि विनकुलम द्वारा समर्थित स्पेलबाइंडिंग बल के मेहराब उसके अंदर से बह रहे थे। मेहराब मॉड के कोकून से आगे निकल गए और निश्चित रूप से उसके कानों पर लगे, लेकिन उसके मन भंडार, उच्च बुद्धिमत्ता और कुल मिलाकर जादुई अनुभव ने उसे अभेद्य बना दिया। मॉड ने मुस्कुराते हुए मेहराब को स्वीकार किया। मंत्रमुग्ध करने वाला, कृपया। उस दयनीय जादुई कौशल ने आपको मेरिना के वाइकर्स में सबसे कमज़ोर बना दिया और आपको लगता है कि मैं इसके आगे झुक जाऊंगा, उसने कहा और हंसने से पहले कहा, मैं तुम्हें असली जादू दिखाता हूं। मॉड ने अपने दाहिने हाथ में जादू के घेरे को एंगस और वॉरलॉक की ओर इशारा किया। जादू के घेरे से ऊर्जा का एक लाल बल्ब निकला और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी शारीरिक क्षमताओं के हर पहलू ने हथियारों को बुलाया। एंगस हमले के रास्ते से बाहर कूद गया। तारांकन धमाका, तारांकन। बल्ब उस जगह पर लगा जहां एंगस मुश्किल से एक सेकंड पहले था, लेकिन पीछे एक बड़ी दरार छोड़ने के बजाय यह एक विस्फोटक सीमा के साथ विस्फोट हुआ, जिससे एंगस के पास भागने का कोई मौका नहीं था। एंगस चिल्लाया और दूर चला गया। मॉड एलेरिक ने अपना बायां हाथ उठाया और उसके ऊपर का स्पेल सकल नीली ऊर्जा से चमक उठा। ठीक उसके बाद एंगस के शरीर के ऊपर उसकी एक बड़ी प्रतिकृति दिखाई दी। बड़ी प्रतिकृति से एक जादुई हथौड़ा निकला जिसका पूरा रूप रहस्यमय प्रतीकों से बना था और यह एंगस की ओर नीचे गिरा, जिसने अभी अभी अपना रोल रोका था। सबजुगेटेड वॉरलॉक तैयार थे और उन्होंने अपने जादू को मिलाकर एक ढाल बनाई जो उन्हें विनकुलम से प्राप्त बैंगनी रोशनी से मजबूत हुई हथौड़े को रोकने के लिए। मॉड ने अपनी आंखें घुमाईं क्योंकि उसका दिमाग इधर उधर भटक गया। दो मरे हुए, दो नासमझ मिनियॉन में बदल गए। ऐसा लगता है कि मैं उन्हें ठीक से नहीं चुन रहा हूं। अगर आप सभी में दूर तक जाने की जन्मजात क्षमता की कमी है तो मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। लेकिन ये बाद की बात होगी। एक बार चोर मर गया और विनकुलम के पास अब कोई मेजबान नहीं है तो आप दोनों आज़ाद हो जाएंगे। मॉड ने अपने विचारों के बारे में बहुत कम समय बिताया। वास्तव में जैसे ही अधीनस्थ वॉरलॉक ने अपने हाइव किंग की रक्षा के लिए अपनी संयुक्त ढाल डाली, उसने अपना बायां हाथ नीचे घुमाया और हमले में और अधिक मन डाला जब तक कि ढाल टूटकर जमीन पर गिर न गई। तारांकन बम, तारांकन ... जिससे धूल का विस्फोट हुआ। मॉड ने भौहें सिकुड़ी। उस हमले ने उसे नहीं मारा, उसने निश्चितता के साथ सोचा, क्योंकि अगले ही सेकंड अधीनस्थ वॉरलॉक अपने हमले के मंत्रों का जाप कर रहे थे और उन्हें बाहर भेज रहे थे।
मॉड ने एक सुरक्षात्मक अवरोध की तरह अपना मन बाहर निकाला और अपनी कलाइयों के झटकों से उसने काले भालों को एक तरफ कर दिया और लाल ऊर्जा के बल्बों से जवाबी हमला करने से पहले शक्तिशाली वायु अवरोधों को तोड़ दिया, जिसने दोनों को जोरदार बल से मारा और उन्हें दूर उड़ा दिया। हम्फ, दोनों ने एक साथ कहा, लेकिन वे तुरंत वापस आ गए, अपने मंत्रों का जाप करते हुए और हमला करते हुए, एक हाइव माइंड निर्देश जो उनकी अपनी जान बचाने की क्षमता या इच्छाओं को बंद कर देता है। ये वास्तव में एक वाइकर और उनके निर्माता के बीच के रिश्ते के समान था, एक दूसरे के उद्देश्य की सेवा करने के लिए मौजूद है, व्यक्तिगत लक्ष्यों की परवाह किए बिना। इस बीच, जैसा कि मॉड ने अनुमान लगाया था, एंगस हथौड़े के प्रहार से नहीं मरा था। जब वह जमीन से दूर खड़ा था तो उसका आधा शरीर बुरी तरह से जख्मी था और अगर वह आखिरी सेकंड में जितनी बार भी संभव था शील्ड मंत्र नहीं डालता तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती। तारानकन खांसी खांसी, हथौड़े के प्रहार से निकली धूल उसके फेफड़ों में गहराई तक घुस गई और उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखें सिकोड़ते हुए एंगस ने धूल के बादल से बाहर कदम बढ़ाया और फिर घोड़े के खुरों की क्लिप क्लॉपिंग सुनी। एंगस, तुम क्या कर रहे हो? हेनरी ने पूछा। खांसी, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उस कमीने को पकड़ने जा रहा हूँ। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और फिर हेनरी की चीख सुनी। तुम जीत नहीं सकते। एंगस रुका लेकिन कुछ नहीं बोला। हेनरी ने जोर देकर कहा, तुम्हें इसका एहसास है न? तुम जीत नहीं सकते, उसका जादू तुमसे ज्यादा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। एंगस, हम इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं, दूसरे पहले ही भाग गए हैं, चलो चलते हैं। हेनरी ने एंगस के घोड़े की लगाम पकड़ी। एंगस ने लगाम पर नज़र डाली और फिर उसकी नज़र मॉड एलेरिक पर गई और फिर लगाम पर वापस आ गई क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और विनकुलम उसके दिल की धड़कनों के साथ ताल में धड़क रहा था जब तक कि आखिरकार उसने एक पराजित आह भरी और हेनरी के हाथ से लगाम लेने के लिए आगे बढ़ा। वुम, तारानकन, तारानकन, बूम, तारानकन। अभी भी अधीनस्थ जादूगरों को जीवित रखने की इच्छा रखते हुए मॉड एलेरिक ने एक गैर घातक आघातकारी बल मंत्र का जाप किया जो ध्वनि बूम की गड़गड़ाहट के साथ बहता था और उन्हें अपने से दूर धकेलता था, जबकि वह अपनी नज़र एंगस पर रखता था जो अब एक घोड़े की लगाम पकड़ रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मॉड ने ऊंची आवाज में पूछा और हाथ की धुंधली हरकत के साथ उसने मुहरें बनाई और एक जादू का घेरा बनाया जिसने इंटरलॉकिंग आर्केन प्रतीकों की एक श्रृंखला को बाहर निकाल दिया। चेन ने एंगस की कलाई को जकड़ लिया और एक खींचतान गति के साथ उसने उसे इतनी ताकत से खींचा कि उसका हाथ उसके सॉकेट से बाहर निकल गया। एंगस ने दर्द से कहा और चेन पर वार करने के लिए एक चटकने वाला भाला बनाया जिससे लिंक टूट गया। लेकिन जब चेन का बड़ा हिस्सा हानिरहित जादुई धुंध में बदल गया तो एंगस की कलाई के चारों ओर लिपटा हुआ हिस्सा पिघल गया और उसकी त्वचा पर छप गया। शायद वह इस पर अधिक ध्यान देता अगर मॉड एलेरिक ने जादू का घेरा बनाने के लिए हाथ नहीं उठाया होता जिससे जादू की ब्लेड निकलने लगी। अपने घोड़े को ब्लेड से घायल होने से बचाने के लिए एंगस ने ढाल बनाते हुए उससे दूर छलांग लगाई जो ब्लेड से चकनाचूर हो रही थी और उसे और ढाल बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तारानकन स्केच, तारानकन। संभल न पाने के कारण दो ब्लेड एंगस के शरीर में घुस गए और उसने खून उगल दिया जबकि उसका शरीर हर प्रयास के साथ कमजोर होता जा रहा था। शिट, हेनरी ने कहा और उसने विस्फोटकों से भरा एंगस का सैडल बैग पकड़ लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके उद्गार ने मॉड का ध्यान उसकी ओर खींचा क्योंकि ब्लैक मैनर के भगवान ने अपने कुछ ब्लेड मंत्र उस पर चलाने का फैसला किया था। सौभाग्य से निक्स लेस देन शैडो डैश ग्रेटर दैन के साथ तैयार थी। अब उसकी गति 70 हो गई थी। 30% की वृद्धि ने उसे छलांग लगाने और हेनरी को छुरा घोंपने से बचाने में बहुत सक्षम बना दिया था। मॉड ने निक्स द्वारा छोड़े जा रहे अंधेरे कोहरे को देखकर अपनी भौहें से कुढ़ी क्योंकि वह उसके हमलों से बच रही थी और वह खुद के बावजूद मुस्कुराया। एक जादुई जानवर, उसने कहा और एक हंसी निकाली, तुम लोग मुझे आश्चर्यचकित करना कभी बंद नहीं करते। जब जादुई ब्लेड का खतरा कुछ हद तक टल गया तो हेनरी ने डायनामाइट के कम से कम एक बंडल के फ्यूज को जलाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसे अपने लाइटर को कुछ झटकों से जलाना पड़ा लेकिन वह जल गया। निक्स, हम राइड बाय करने जा रहे हैं। राइड बाय क्या है? निक्स ने पूछा और हेनरी को एहसास हुआ कि उसे नहीं पता कि यह शब्द उसके दिमाग में कैसे आया। यह उसके दिमाग में जो था उसके हिसाब से था। अभी, उसने चिल्लाया और एक बार निक्स की लगाम कसी। घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और मॉड एलेरिक की ओर सरपट दौड़ा जिसने उसके पास आने पर भौहें उठाईं और फिर मुस्कुराया। मूर्ख, उसने कहा। उसने अपना हाथ उठाया लेकिन हेनरी पहले से ही लेस दैन एसिडिक कंप्शन ग्रेटर दैन की गोली चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि गोली ने मॉड एलेरिक द्वारा डाले जा रहे आक्रमणकारी मंत्र को बाधित कर दिया था, लेकिन एक ढाल चमकती हुई दिखाई दी और गोली ने उसे मारा और एक ही बार में उसका सारा जादू और सारी गतिज ऊर्जा खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था कि ढाल ने गोली के बारे में सभी हानिकारक चीजों को अवशोषित कर लिया था और वह बस जमीन पर गिर गई, साधारण और बेकार। हेनरी ने पलकें झपकाईं। ये सबसे अधिक था लेस दैन एसिडिक कंप्शन ग्रेटर दैन के खिलाफ ढाल का सबसे प्रभावी उपयोग जो उसने कभी देखा था। कोई प्रवेश नहीं, कोई दरार नहीं।
कुछ भी नहीं। मॉड ने एक बार भी नहीं हिला और जैसे ही उसकी ढाल पिघल गई, हेनरी ने देखा कि वह जो भी आक्रमणकारी मंत्र बाधित हुआ था उसे जारी रखता है। एंगस के सैडल बैग के चमड़े के पट्टे को जितना हो सके उतना कसकर पकड़ते हुए हेनरी ने सुनिश्चित किया कि वह मॉड के बहुत करीब था और फिर उसने अपने शरीर में जितनी ताकत थी उतनी ताकत से उछला। जिस क्षण पट्टा उसके हाथ से छूटा, हेनरी चिल्लाया, भागो। निक्स अभी भी उलझन में थी कि राइट बाय से उसका क्या मतलब है, लेकिन भागो एक सरल आदेश था जिसे वह आसानी से और तुरंत समझ गई। उसने अपनी गति को और भी आगे बढ़ाने के लिए लेस देन शैडो डैश ग्रेटर देन का भी इस्तेमाल किया और एक पल भी जल्दी नहीं, क्योंकि दूसरे विस्फोटक अगले ही सेकंड में फट गए। तारानकन बैंगगग तारानकन। विस्फोटकों की आवाज़ बहुत शक्तिशाली थी और इसका प्रभाव और भी ज्यादा था क्योंकि हेनरी को लगा कि यह उसकी पीठ पर फुसफुसाहट के साथ लगा, हालांकि निक्स ने पहले ही विस्फोट से कुछ दूरी बना ली थी। एंगस चलो, हेनरी ने कहा। जब वे घायल एंगस के पास पहुंचे तो उसने निक्स की लगाम खींची। एंगस ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं। हेनरी की आंखें उसकी जिद पर चौड़ी हो गईं। क्या? क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा विस्फोट उसे नीचे नहीं रख पाएगा। देखो, इसने उसे 1 इंच भी नहीं हिलाया। हेनरी ने देखा और वास्तव में मॉड विस्फोट करने वाले डायनामाइटों के कारण उत्पन्न बादल से बाहर तैर रहा था और उसके पैरों के पास एक जादू का घेरा था। उसके मन के कोकून ने उसे विस्फोट के सबसे बुरे प्रभाव से बचाया था और अब उसके शरीर के चारों ओर जादू के घेरे घूम रहे थे जो सक्रिय होने के लिए तैयार थे। उसकी भूरी आंखों में क्रोध की गहरी झलक थी और यह स्पष्ट था कि उसका अगला हमला जानलेवा होने वाला था। कोई चकमा नहीं होगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। निक्स के पैरों पर एक जादुई घेरा दिखाई दिया और उसमें से तने निकले जो उसके चारों ओर लिपट गए और उसे नीचे दबाए रखा। क्या बकवास है, हेनरी ने कहना शुरू किया जबकि उसकी आंखें फंस जाने के डर से फटी हुई थीं। एंगस ने आह भरी। हाँ, वह हमें कभी जाने नहीं देगा। हमें जब मौका मिला था तब चले जाना चाहिए था, हेनरी ने दांत पीसते हुए कहा जब निक्स ने उसे जकड़े हुए टेंडल से मुक्त होने की कोशिश की। एंगस ने अपना सिर हिलाया। ये दोषारोपण का खेल खेलने का समय नहीं है, हेनरी। ओह, मैं असहमत हूँ, हेनरी ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। अब हम क्या करने जा रहे हैं? आराम करो और मुझे समय दो, एंगस ने कहा जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और विनकुलम की चमक हल्की और धीमी हो गई। इसके विपरीत मॉड एलेरिक के जादू के घेरे में जादू अपनी आक्रामक चमक में बढ़ता रहा, जो उसके जानलेवा हमलों को फायर करने के लिए तैयार था। और फिर अचानक अधीनस्थ जादूगर उसकी ओर बढ़ रहे थे। मास्टर, उनमें से एक ने कहा जैसे ही उसकी आंखों में बैंगनी चमक मंद हो गई और वे अपने सामान्य अप्रभावी रंग में लौट आए। भगवान, एलेरिक, दूसरे ने कहा लड़खड़ाते हुए करीब आते हुए। मॉड की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपनी नज़र एंगस पर टिकाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान भटक गया। उसके शागिर्द आज़ाद लग रहे थे। क्या यह आत्मसमर्पण था? वह क्षण भर के लिए सोचने लगा, जिससे वॉलॉक उसके इतने करीब आ गए कि 2 लोगों के उत्तेजित हाथों से उसके शरीर के किसी हिस्से को छू लिया, जो मुश्किल से एक कठिन परीक्षा से बाहर निकले थे और वापस नहीं लौटना चाहते थे। क्या तुम इसी तरह दया की भीख मांगते हो, एंगस डायोनिसियो? मॉड ने अपने मन में पूछा। उन्हें अपने नियंत्रण से मुक्त करके क्या तुम अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हो? ओह, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी वस्तु चाहिए और इसे वापस पाने के लिए तुम्हें मरना होगा। मॉडरिक ने ऊपर देखा और एंगस की आंखें धीरे धीरे एक शोकाकुल भाव के साथ खुली और उसने कसम खाई कि उसने उसे अलविदा शब्द कहते हुए देखा था। और फिर विनकुलम की चमक जो मन पड़ गई थी फिर से चमक उठी और इसके साथ ही अधीनस्थ जादूगरों की आंखों में बैंगनी रंग लौट आया, लेकिन अब वे फीके नहीं थे। अब वे इतने चमकीले चमक रहे थे कि वे चकाचौंध कर रहे थे। वे एंगस की छाती पर विनकुलम के साथ एक साथ चमक रहे थे। चमक बढ़ती रही और एक सेकंड में दोनों जादूगरों के शरीर भी चमक रहे थे। चालबाजी का एहसास होने पर मॉड की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने और जादूगरों की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे पता चलता कि वह ऐसा नहीं कर सकता। एक अजीब बंधन था जिसने उसे दोनों से जोड़े रखा। विनकुलम की बैंगनी ऊर्जा दोनों के माध्यम से उसके अंदर प्रवाहित हुई और भले ही उसके मन ने उससे लड़ाई की और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ऊर्जा उसके शरीर के अंदर रहने के लिए लगभग उतनी ही कड़ी लड़ाई लड़ी। अधीनस्थ जादूगरों की खालें पूरी तरह से फटने लगीं और हर दरार से पता चलता था कि वे अंदर से बाहर तक जादुई वस्तु की चमक से भरी हुई थीं। उन्हें अस्वाभाविक रूप से रोशन करना, ये मॉड ने कहा क्योंकि उसके खतरनाक स्वभाव ने उसे बताया कि क्या होने वाला है और उसने अपने मन को इकट्ठा करने और अपना सुरक्षात्मक कोकून बनाने के लिए उसे नीचे रखने वाली ऊर्जा के खिलाफ लड़ना बंद कर दिया, जबकि वह चिल्लाया, एंगस डायोनिसियो, मैं मार डालूंगा। उन शब्दों के बाकी हिस्से एक शानदार विस्फोट में खो गए जिसने ब्लैक मैनर के परिसर को हिला दिया और एक विशाल बैंगनी मशरूम बादल बनाया जिसे कई लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख सकते थे। बूम, तारांकन। विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव ने हेनरी को बुरी तरह से घायल कर दिया और लगभग उसे निक्स की काठी से गिरा दिया।
इसने निक्स को हिलाकर रख दिया, भले ही उसे नीचे दबाए हुए टेंडल्स थे। मशरूम क्लाउड से आने वाली हवा हेनरी की आंखों पर लगी, लेकिन वह विस्फोट से बाहर निकलकर ब्लैक मैनर में इतनी जोर से टकराया कि मैनर का पूरा हिस्सा ढह गया और उसे इमारत के काले पत्थरों के नीचे दफना दिया। हेनरी ने अनुमान लगाया कि बाहर निकलने वाली आकृति खुद मॉड एलेरिक थी, और जब उसने अपनी आंखें धीरे धीरे एंगस की ओर घुमाईं तो उसका मुंह खुला रह गया। तुमने उसे मार डाला। एंगस के पैर लड़खड़ा रहे थे, वह जोर से खांसते हुए घुटनों के बल बैठ गया और मैनर परिसर की पत्थर की पक्की जमीन पर मुंह भर खून उगलने लगा। शायद, एंगस ने कहा और अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए एक हल्की सी सीटी बजाई, जिससे उसका घोड़ा आ गया। क्या तुम ठीक हो? हेनरी ने पूछा, निक्स को दबाए रखने वाले तंतुओं को पिघलते हुए देखते हुए। मैं ठीक हूँ, एंगस ने कुछ दर्द भरी घरघराहट के साथ कहा। उसने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और काफी प्रयास के साथ उसने खुद को काठी पर खींच लिया। एंगस की शर्ट फड़फड़ाई और इतनी चौड़ी हो गई कि हेनरी को विनकुलम की एक झलक मिल गई। इसकी चमक फीकी थी और इससे निकलने वाली जादुई ऊर्जा अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी। इसके पार एक लंबी विकर्ण दरार भी थी जो व्यापक क्षति की बात करती थी। हमें भाग जाना चाहिए। मैंने या तो उसे मार दिया या उसे नाराज कर दिया। किसी भी तरह, हम जितने लंबे समय तक यहाँ रहेंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि हम मर जाएं। मैं इसके बाद ऐसा होने से नफरत करूंगा जो मैंने अभी बलिदान किया है उसके बाद। एंगस की मूंछें उसके होठों के ऊपर कांप उठीं और उसका स्वर शोकपूर्ण हो गया जब उसने अंतिम शब्द कहे। वह अब एक हाइव किंग था बिना हाइव के। वह महसूस कर सकता था कि उसके पास जो जादुई ज्ञान और कौशल था, वह दो जादूगरों के आत्मविनाश के साथ पिघलना शुरू हो गया। शायद मुझे उनमें से एक को जीवित रखना चाहिए था, उसने सोचा और फिर एक आह भरी। नहीं, मुझे ये सुनिश्चित करना था। एंगस ने नज़र घुमाए और बैंगनी मशरूम का बादल अब छट रहा था, जिससे ब्लैक मैनर के ढह चुके हिस्से का थोड़ा धुंधला दृश्य दिखाई दे रहा था, जहां मॉड एलेरिक का संभवतः जला हुआ शरीर दफन था। संभवतः जला हुआ .. लानत है, मुझे नफरत है कि मैं अभी भी निश्चित नहीं हूँ। हया, हेनरी और एंगस ने एक साथ आवाज़ लगाई क्योंकि उनके घोड़े ज़मीन से ज़ोर से टकराए और उस गेट की ओर सरपट दौड़े जिसे उन्होंने उस रात पहले उड़ा दिया था। वे उसमें से गुजरे और कुछ मीटर की दूरी पर सिटी गार्ड के दस्ते थे जिन्होंने उन्हें देखा और उनका पीछा करने का फैसला किया। उत्तर की ओर बढ़ो, एंगस ने धीमी आवाज़ में कहा, उत्तरी शहर का प्रवेश द्वार। हेनरी समझ गया कि एंगस ने वह रास्ता क्यों सुझाया था। ये ब्लैक मैनर के सबसे करीब था और शहर के मैदान से बाहर निकलने का उनका सबसे तेज रास्ता था। पीछे से गोलियां चलाई गईं और हेनरी ने अपना रिपीटर निकाला और 5 गार्डों को उनके घोड़ों से नीचे गिरा दिया। किल रिवॉर्ड 6 एक्सपी। 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 एंगस ने अपनी बंदूक पकड़ ली क्योंकि गोलियां उसके कान के पास से गुजरीं और उसके कंधे के ऊपर से उसे सिर्फ कुछ इंच की दूरी से चूक गईं क्योंकि वह समय रहते झुकने में कामयाब रहा। जब उसने अपने होलिस्टर से बंदूक खींचने की कोशिश की तो उसका हाथ कांप उठा और उसने तुरंत हार मान ली। इसके बजाय उसने अपनी गर्दन को घुमाया और जितनी ऊंची आवाज में वह बोल सकता था उसने कहा, जंगली हो जाओ। उसकी स्पेलबाइंडिंग उससे बह निकली और विनकुलम ने एक मंद बैंगनी रंग की धुन बजाई और जादू को जितना हो सके उतना पीछे धकेल दिया। ये 2 घोड़ों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था, जिनकी आंखें पागलपन के चेहरे से फटी हुई थीं और वे सर पर दौड़े, दूसरों से टकराए और ऐसा हंगामा मचाया कि ज्यादातर दुर्घटनाग्रस्त गार्ड गिर गए। जो अपने घोड़ों पर बने रहने में कामयाब रहे, हेनरी ने उन्हें अपने रिपीटर से मार गिराया। किल रिवॉर्ड 6 एक्सपी। किल रिवॉर्ड 6 एक्सपी। किल रिवॉर्ड 6 एक्सपी। एक नाकाबंदी, एंगस ने घरघराहट भरे स्वर में कहा और हेनरी ने अपनी सबसे हाल की हत्याओं से दूर देखा और देखा कि सिटी गार्ड आगे गोलियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसने हाइड्रा का डंक पकड़ लिया जैसे ही उसने एंगस को ये कहते सुना, चिंता मत करो, मैं इसे साफ कर दूंगा। सिटी गार्ड नाकाबंदी से उसने कहा, एक तरफ हट जाओ। फिर से स्पेलबाइंडिंग विनकुलम के कमजोर होने के बावजूद विश्वसनीय साबित हुई। इस बात को लेकर भ्रमित कि वे उस दुश्मन के आदेशों का पालन क्यों कर रहे थे जिसे वे मारना या पकड़ना चाहते थे, सिटी गार्ड ने अपने घोड़ों को एक तरफ खींच लिया और रास्ता बना लिया। हेनरी ने उस भ्रम का फायदा उठाया और उनमें से 2 के सिर में लेस देन नंबिंग गैस ग्रेटर दैन की गोलियां दाग दीं। जब तक वह और एंगस नाकाबंदी को पार कर पाए, तब तक हरा बादल फैल चुका था और मांसपेशियां जगह पर जम चुकी थीं, जिससे उनका पीछा करने वाले किसी भी व्यक्ति की गति धीमी हो गई, जबकि वे सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। ब्लैक मैनर में मैनर को हिला देने वाले विनाशकारी विस्फोट के कुछ मिनट बाद और एक बड़ा तमाशा बना। एक खरोंच वाला हाथ छोटे छोटे कटों से खून बह रहा था, काले पत्थरों के मलबे से बाहर निकला, थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। बहुत प्रयास के बाद मॉड एलेरिक ने खुद को मलबे से बाहर निकाला।
उसका शरीर चोटिल था, उसका काला लबादा पूरी तरह से फटा हुआ था और एक दुबले शरीर को दिखा रहा था जिसमें कोई मांसपेशियां नहीं थीं। अपनी गरिमा के अपमान को छोड़कर मॉड ठीक दिख रहा था। ऐसे शक्तिशाली विस्फोट की पूरी ताकत का सामना करने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत बेहतर दिख रहा था। एंगस, मॉड ने दांत पीसते हुए कहा और उसकी मुट्ठी उबलते गुस्से में भीग गई। उसकी आंखें ब्लैक मैनर के परिसर में बड़े झुलसे हुए निशान पर केंद्रित थीं। उसके प्रोटेगियों के पास जो कुछ बचा था, उन्हें मुक्त करने और उनकी प्रतिभा की कमी पर उन्हें व्याख्यान देने की संभावना खत्म हो गई। उफ! एक आवाज़ कराह उठी और मॉड ने बगल की ओर देखा तो उसका बटलर दर्द में अपने सिर के किनारे को पकड़ते हुए चला आया। बटलर ही वह व्यक्ति था जो मॉड को हमलों के बारे में बताने के लिए अवकाश में गया था और कर्तव्य की भावना से युद्ध में उपयोगी होने के लिए पर्याप्त जादुई कौशल की कमी के बावजूद उसने करीब रहने का फैसला किया। एक गलती जिसने उसे सिर में चोट के साथ पुरस्कृत किया। मेरे प्रभु, बटलर ने अपने दर्द से कराहते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? बिल्कुल नहीं, मॉड ने उत्तर दिया। मेरे सम्मान को कलंकित किया गया है, एक बेवकूफ़ी भरी चाल में फंसकर और उन्हें भागने का मौका देकर। दयनीय। उन लोगों में कोई सम्मान नहीं है, बटलर ने गहरी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। आपके खिलाफ आपके वॉरलॉक का इस तरह से इस्तेमाल करना। मॉड ने अपने होंठ सिकुड़े और उसके कांपते हाथ की ओर देखा। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। विस्फोट ने उसे उड़ा देने से कहीं ज्यादा किया था। इसने विनकुलम की ऊर्जा को उसके शरीर में घुसा दिया था और उसके मन के साथ इसकी प्रतिक्रिया ने उसके लिए किसी भी शारीरिक शक्ति को इकट्ठा करना मुश्किल बना दिया था। उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था। दयनीय, मॉड ने फिर कहा। इस बार उसके दिमाग में विनकुलम एक शक्तिशाली वस्तु है, लेकिन उसने जो किया उस मूर्ख ने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। ये जितनी देर तक उसके भगवान द्वारा त्यागे गए सीने पर रहेगा, यह उतना ही खराब होगा। आगे से आती पदचापों ने माउंट को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। कुछ सिटी गार्ड्स आगे बढ़ रहे थे। मेरी मदद करो, माउंट ने अपने बटलर से कहा, जिसने जल्दी से अपने हाथों को एक साथ जोड़कर माउंट को सहारा दिया, जबकि माउंट ने बहुत प्रयास करके खुद को खड़ा किया। उसे पहले से ही बहुत शर्म आ रही थी और वह खुद को केवल मनरहित सिटी गार्ड्स के सामने कमज़ोर नहीं दिखने देना चाहता था। लॉर्ड एलेरिक, गार्ड के कैप्टन ने झुककर कहा, हमने शहर से बाहर निकलने वाले सवारों को रोका। हंगामे के दौरान ब्लैक मैनर के परिसर में चारों ओर हुई मौतों और विनाश को देखते हुए हंगामे को बहुत कम करके आंका गया था, लेकिन कैप्टन ने बेहतर शब्द के लिए अपने दिमाग को खंगाला और कोई शब्द नहीं पाया। कैप्टन के पीछे के गार्ड्स आगे बढ़े और बिना किसी परवाह के दो बुरी तरह घायल शवों को जमीन पर गिरा दिया। एक पुरुष और एक महिला। दोनों के बाल लाल थे और चेहरे की विशेषताएं एक जैसी थीं, जो किसी रिश्ते की बात करती थीं। पुरुष पीला और बेहोश दिख रहा था। महिला चिंतित दिख रही थी, जैसे वह किसी से मिलना चाहती हो। उसे यकीन था कि वह मर नहीं रहा था। और तुम मानते हो कि वे मेरे मनों से जा रहे थे? मॉड ने पूछा। हमें यह उनके पास मिला, मेरे प्रभु, कप्तान ने कहा, क्योंकि उसने जमीन पर दो बड़ी थैलियां रखीं और उनके छेद खोले ताकि चोरी किए गए सोने के सिक्के दिखें। जिस क्षण उसने मॉड एलेरिक की आवाज़ सुनी, ट्रिस की आंखें बाहर निकल आईं और उसका शरीर थोड़ा सा कांप उठा। ये तो बहुत बुरी किस्मत है, उसने निराशा में सोचा, जबकि वह सिटी गार्ड द्वारा उसे बांधने के लिए इस्तेमाल की गई जंजीरों का प्रतिरोध करने की थोड़ी कोशिश कर रही थी। जंजीरें हिलने वाली नहीं थीं। फिर, भले ही उसने सीमाएं तोड़ दी हों, एक बेहद असंभव अवधारणा, क्या वह बच सकती थी? और स्टीफन के बारे में क्या? आखिरकार, उसे बचाने की उसकी इच्छा ने ही उसे पहले स्थान पर पकड़वाया था। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हेनरी और एंगस मैनर की सबसे मजबूत सेनाओं को व्यस्त रख रहे थे, जबकि बाकी लोग एंगस द्वारा खींचे गए मानचित्र का अनुसरण कर रहे थे और एक गुप्त मार्ग पर चल रहे थे जो ब्लैक मैनर के वाइकर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक प्रकार के बैरक में जाता था। ये बिल्कुल वैसा ही खाली था जैसा कि वाइकर एंगस ने कहा था, और केवल सिटी गार्ड्स ही मनों के अंदर गश्त कर रहे थे। जिसकी चिंता उन्हें थी, वे नक्शे पर चिन्हित सभी कैश के बारे में जानने में सक्षम थे। यह एक जोखिम भरा काम था जहां हेनरी और एंगस के मनों की मुख्य सेनाओं को व्यस्त रखने में असमर्थ होने पर चीजें गलत हो सकती थीं और हो भी सकती थीं। हर धमाके के साथ जो उन्होंने सुना और जादू की हर चटक जो उनके कानों तक पहुंचने में कामयाब रही, ट्रिस का पेट चिंता में सिकुड़ गया और ढीला हो गया। उन्होंने अपनी बंदूकें चलाने से परहेज किया, लेकिन डेवन ने रास्ते में मिलने वाले सभी गार्ड्स को अपने शॉटगन का इस्तेमाल करके या तो उन्हें बेहोश करने या उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए किया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया। कैश बहुत थे और वे जो सोना लेकर भागे वह बहुत था। और जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी, वे जहां से आए थे वहां से पीछे हट गए, अपने विस्फोटकों को सभी सहायक संरचनाओं पर लगा दिया और भागने के लिए सब कुछ जला दिया। विस्फोटकों के विस्फोट का उद्देश्य दो उद्देश्य थे। पहला, दुश्मन के लिए सबसे सीधा रास्ता बनाना जिससे वे उन्हें पकड़ सकें, और दूसरा, हेनरी और एंगस को सचेत करना कि अब जाने का समय हो गया है।
वे जो सोना और कीमती सामान लेकर भागने में सफल रहे वह इतना अधिक था कि उन सभी के पास अपने साथ ले जाने के लिए कम से कम एक बड़ी थैली थी। लेकिन जाहिर है सिटी गार्ड से भिड़े बिना सेंट क्लैरेट शहर से बाहर निकलना लगभग असंभव था। गोलीबारी अपरिहार्य थी, लेकिन गति एक प्रमुख कारक थी। उन्हें तेज चलना था, जोर से चलना था, गोली चलानी थी और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी गार्ड को कुचलना था और मरने से बचने की कोशिश करनी थी। जब ट्रिस ने स्टीफन को चिल्लाते हुए सुना और उसने अपने पीछे देखा तो उसने अपनी पीठ को झुकाया और एक गोली उसके कंधों में लगी और वह अपने घोड़े से गिर गया। सिटी गार्ड्स जल्दी से वहां पहुंच गए। उसके खून बह रहे और कमजोर होते शरीर को घेर लिया। ट्रिस ने सोचा नहीं, उसने बस काम किया। उसने अपना घोड़ा घुमाया और उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। ये सोचना कि वह इतने सारे गार्डों से जीत सकती है जो सभी राइफलों से लैस हैं और उनकी शूटिंग करने की क्षमता उत्तेजना से प्रभावित नहीं है, पहले से ही हास्यास्पद था। लेकिन जब उसकी बंदूक खाली हो गई तो चीजें और भी निराशाजनक हो गईं। उसके कंधे पर एक गोली इतनी जोर से लगी कि वह अपने घोड़े से गिर गई। जिसके बारे में बात करते हुए उसका घोड़ा भी नहीं बचा, न ही स्टीफन का। सिटी गार्ड घोड़ों की काठी से बंधे थैलों से सिक्कों की खनक सुन सकते थे और उन्हें पता था कि उन्हें भागने नहीं देना चाहिए। ट्रिस ने मान लिया कि उन्होंने कुछ सोना अपने लिए ले लिया होगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अपने भाई की सांस हर पल कमजोर होती जा रही थी और यहाँ घुटने टेकते हुए वह सोना अब उसकी चिंता का विषय नहीं था। मॉड एलेरिक की नज़र सोने से हटकर लाल बालों वाले चोरों के चेहरों पर चली गई। जबकि उसके बाकी साथी मेरे मनों में घूम रहे थे, मुझे लूट रहे थे। और यहाँ मैं सोच रही थी कि वह सिर्फ एक बेवकूफ़ है जो मुझे हराने और अराजकता फैलाने आया है। ऊपर देखो, यह आदेश ट्रिस के कानों में तेजी से पड़ा और उसे झटका लगा। यह उस तरह के जादू से समर्थित नहीं था जिसका इस्तेमाल एंगस ने उसे कभी कभी मंत्रमुग्ध करने के लिए किया था। हालांकि यह आदेश एक शक्तिशाली आभा से समर्थित था जिसने उसे आज्ञा मानने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें स्टेफन के पीले शरीर से हटा ली क्योंकि वह खून से लथपथ था और मॉड की ओर देखा जिसने उसे अपनी ठंडी ग्रे आंखों से देखा। उसकी आंखों ने उसकी निगाहें थाम ली और उसने जल्दी ही पाया कि वह अपना चेहरा नहीं मोड़ सकती। ये वही है जिसने डायोनिसियो गैंग बनाया था, मॉड ने पूछा और फिर सिटी गार्ड्स की ओर देखा। क्या वे केवल दो ही थे? उसने पूछा। नहीं, लॉर्ड एलेरिक, कैप्टन ने कहा, अन्य लोग भाग गए, लेकिन इस समय हमारा एक दस्ता उनके पीछे लगा हुआ है। मॉड की नज़रें ट्रिस और स्टेफन पर लौट आईं और उसने उन्हें फिर से जांचा। तुम दोनों में से किसी में भी जादू की एक भी लकीर नहीं है। मैं नहीं, मैं तुम्हारी चोरी के लिए तुम्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार सकता हूँ। सिटी गार्ड कैप्टन ने अपनी बंदूक पकड़ी और उसका हथौड़ा घुमाया, लेकिन मॉड ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। इससे पहले कि वह बहुत दूर चला जाए, उसने ट्रिस की नज़र और उसका ध्यान अभी भी थामे रखा ताकि उसे पता चले कि उसके शब्द उसके और उसके घरघराहट करते मरते हुए भाई के लिए थे। तुम्हें मारना बहुत बेकार होगा, मुझे इससे कुछ हासिल नहीं होगा, और शायद अभी भी तुम्हारा कोई उपयोग हो सकता है, उसने कहा और अपने बटले की तरफ देखा। उन्हें बंद कर दो और मरते हुए स्टेफन की तरफ हाथ हिलाते हुए उसे एक पोशन पिला दो। जब मुझे मेरा सामान वापस मिल जाएगा तो मैं तय करूंगा कि उनके साथ क्या करना है। सिटी गार्ड आगे बढ़े और ट्रिस और स्टेफन को उठाया और बटलर के साथ चोरी किए गए सोने की 2 थैलियां अपने हाथों में लेकर वे मैनर में दाखिल हुए। मॉड ने अपने हाथ को कसने और खोलने में 1 मिनट का समय लिया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर में मैना की चमक सामान्य हो गई है और विनकुलम की ऊर्जा के अंतिम अवशेष बाहर निकलने लगे हैं। उसने अपनी दाहिनी हथेली को पलटा और उसके ऊपर एक बड़ा वृत्त दिखाई दिया। वृत्त पर सेंट क्लैरेट के परिदृश्य और उसके परे के परिवेश का एक भद्दा प्रतिनिधित्व था। सेंट क्लैरेट का प्रतिनिधित्व करने वाले वृत्त के हिस्से पर एक नीला बिंदु बीप कर रहा था और उससे दूर एक लाल बिंदु बीप कर रहा था, लेकिन लगातार दूर जा रहा था। जब लाल बिंदु वृत्त के अंत में पहुंचा तो मानचित्र ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे नीला बिंदु इंडेंटेड लैंडस्केप से गायब हो गया। एक भावशून्य भाव के साथ मॉड ने अपना बायां हाथ उठाया और अपने अंगूठे और तर्जनी से चुटकी लेने की हरकत की। मानचित्र जूम आउट हो गया, जिससे लाल और नीले दोनों बिंदुओं का स्पष्ट दृश्य दिखाई देने लगा। लाल बिंदु अभी भी दूर जा रहा था और वृत्त के अंत के करीब पहुंच रहा था। नीला बिंदु मॉड एलेरिक का प्रतिनिधित्व करता था और लाल बिंदु एंगस का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे उसने अपनी लड़ाई के दौरान चिन्हित किया था। मॉड ने एंगस की कलाई के चारों ओर जो चेन बांधी थी, जिसे एंगस ने एक चटकते भाले से तोड़ दिया था, वह सिर्फ एक रस्सी से कहीं ज्यादा थी। अभी भी जब वह और हेनरी सेंट क्लैरेट से दूर जा रहे थे, तब एंगस डायोनिसियो की कलाई के चारों ओर रहस्यमय प्रतीक मंद मंद चमक रहे थे। ट्रैकिंग मंत्र को नोटिस करने के लिए विशेष रूप से चौकस दिमाग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दखल देने वाला नहीं है और यह इस बात का कोई संकेत नहीं देता है कि यह वहाँ है, सिवाय एक बहुत ही सूक्ष्म चमक के जिसे अनदेखा करना आसान है और शायद यह नज़र में भी ना आए। आपको ये संदेह होना चाहिए कि आप पर नज़र रखी जा रही है, तभी आप वास्तव में ध्यान दे पाएंगे।
अपनी हथेली के ऊपर उस तैरते हुए मानचित्र इंडेंटेड शकल से लैस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एंगस कितनी तेजी से चला या वह छिपने के लिए कहाँ गया। मॉड एलेरिक को पूरा भरोसा था कि वह उसे ढूंढ लेगा और उसके साथ उसका सामान भी ढूंढ लेगा। सेंट क्लेरेट से कई किलोमीटर दूर एंगस का घोड़ा धीमी गति से चलने लगा और जबकि वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता था, वह जानता था कि अगर वह उसे और आगे की ओर धकेलता तो घोड़ा जोर से पीछे हट जाता और उसे नीचे गिरा देता। उसे आराम की जरूरत थी। हेनरी जानता था कि निक्स अभी भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसने उसे एंगस के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए धीमी गति से चलने के लिए कहा। साथ ही उसे कुछ मिनट पहले ही कुछ सूचनाएं मिलीं जिसमें बताया गया कि कम से कम अभी के लिए वे सुरक्षित हैं। आप एंगस डायोनिसियो के ब्लैक मैनर को लूटने के दुस्साहसिक प्रयास से बच गए हैं। क्वेस्ट पूरा हुआ, आपको 1500 एक्सपी प्राप्त हुए हैं। तारांकन निक्स को 750 एक्सपी प्राप्त हुए हैं। स्तर ऊपर, आप अब स्तर 11 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम बढ़कर 110 हो गया। मन पॉइंट अधिकतम बढ़कर 120 हो गया। आपको आवंटित करने के लिए 6 स्टेट पॉइंट मिले हैं। निक्स का स्तर ऊपर हो गया है। निक्स अब स्तर 3 पर है। निक्स का हिट पॉइंट अधिकतम बढ़कर 80 हो गया। निक्स का मन अब 90 है। शक्ति 40-45 से ज़्यादा। गति 70-80 से ज़्यादा। सहन शक्ति 35-40 से ज़्यादा। मुझे नहीं लगता, एंगस ने कहा, हमारा पीछा किया जा रहा है। जब उसने अपने पीछे देखा तो उसके घोड़े की चाल धीमी होती जा रही थी। मुझे भी ऐसा नहीं लगता, हेनरी ने सहमति जताई, क्योंकि निक्स और भी धीमा हो गया। चलो शिविर लगाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, एंगस ने कहा। हम 1 घंटे से ज़्यादा आराम नहीं करेंगे और फिर सड़क पर वापस आ जाएंगे। जितनी जल्दी हम हेड्रॉन मैंशन में वापस आ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। वे जिस रास्ते से जा रहे थे उससे भटक गए और जंगल में गहरे चले गए, जहां उन्हें आराम करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। मजबूत पेड़ों के साथ जहां वे घोड़ों को बांध सकते थे और आराम कर सकते थे। 1 मिनट में उन्होंने गर्मी के लिए आग जला ली। यह एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि आग का धुआं उनके स्थान का पता लगा सकता था, लेकिन ये देखते हुए कि वे दोनों सहमत थे कि उनका वर्तमान में पीछा नहीं किया जा रहा था, उन्होंने फैसला किया कि यह जोखिम उठाने लायक था। आपको क्या लगता है कि बाकी लोग कैसे हैं? एंगस ने अचानक पूछा। वह बेहतर दिख रहा था। अपने पिछले जीवन में टोनी और कई अन्य लोगों को खून से लथपथ मरते हुए देखने के बाद हेनरी को आश्चर्य हुआ कि क्या एंगस के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन वह ठीक दिख रहा था। हेनरी ने आह भरी। मुझे लगता है कि वे भाग गए, उसने कहा। मेरा मतलब है कि सिग्नल बताता है कि वे भाग गए हैं, लेकिन कौन जानता है? हेनरी के शांत स्वर के बावजूद वह वास्तव में चिंतित था। अगर प्रेमी जोड़े डेवोन और डाना के लिए नहीं तो कम से कम ट्रिस और चार्ल्स के लिए, और स्टीफन के लिए भी। जब भी वे वास्तव में बात करते थे तो वह काफी शांत रहता था। मुझे यकीन है कि वे ठीक हैं, एंगस ने अपना गला साफ करते हुए कहा। नहीं, आप ठीक नहीं हैं, हेनरी ने गंभीरता से सोचा। अगर आपको यकीन होता तो आप मुझसे नहीं पूछते। तुमने मेरा पूरा सैडल बैग उस कमीने पर फेंक दिया, एंगस ने कहा। हाँ, मेरे पास विस्फोटक निकालने का समय नहीं था, हेनरी ने कहा, और बहुत माफी मांगने वाला नहीं लग रहा था। ये ठीक है, एंगस ने कहा। अगर तुमने मुझसे पहले पूछा होता तो मैं तुम्हें उसमें रखे मेरे कुछ राशन को छोड़ देने के लिए कह सकता था। तारांकन गड़गड़ाहट। यह आवाज़ एंगस के पेट से आए और उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ उस पर हाथ रखा। इतना सारा जादू चलाना, अच्छा, इससे बहुत भूख लगती है, एंगस ने कहा। हेनरी ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर उठकर निक्स के पास चला गया। उसने उसका सैडल बैग खोला और उसमें रखा खाना निकाला। विस्फोटकों के साथ ज्यादा संपर्क से बचने के लिए कसकर लपेटा हुआ था जो पहले वहां हुआ करते थे। यहाँ उसने एंगस को राशन देते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, एंगस, उसने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने इसे खोला और कुछ ब्रेड निकालकर चबाना शुरू किया। मम्मा, उसने कुछ चबाने के बाद कहा, ये बढ़िया है। जब एंगस चबा रहा था हेनरी ने अपनी छाती पर लगे विनकुलम को देखा। ये वस्तु स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त थी। ब्लैक मैनर में एंगस ने जो कुछ भी किया उसने इस पर बड़ी दरार डाल दी थी। ये कब तक बंधनों को तोड़ने में सक्षम होगा? क्या अब इसके अंदर की ऊर्जा सीमित हो गई थी? क्या एंगस इसे येलेना को मुक्त करने के लिए इस्तेमाल करने को तैयार होगा? वह कमज़ोर है, हेनरी ने सोचा और उसका हाथ उसकी पिस्तौल की ओर बढ़ा। मैं उसे मार सकता हूं और उसे ले जा सकता हूं। हेनरी का हाथ और भी करीब आ गया, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। इस तरह नहीं, तब नहीं जब एंगस उस रोटी से इतने दिल खोलकर काट रहा था। आह भरते हुए हेनरी ने अपना हाथ हटा लिया और अपना सिर अपने पेड़ से टिका दिया। कुछ करने की तलाश में उसने अपना ध्यान अपने आंकड़ों पर लगाया और तय किया कि उसे अभी अभी मिले सभी 6 आंकड़ों को कहाँ आवंटित करना सबसे अच्छा है। सब कुछ परसेप्शन में डाल दो। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है, हेनरी ने अंतिम पुष्टि में उत्तर दिया।
अब समय आ गया था कि वह उस आंकड़ों पर ध्यान देना शुरू करे जो इस दुनिया में सिर्फ उसके पास ही था। धारणा 21 से ज़्यादा। धारणा 20 से अधिक हो गई है। शर्तें पूरी हो गई हैं। कौशल स्तर ऊपर। अंतर्दृष्टि अब $2 है। हेनरी ने इस पर अपनी भौहें उठाईं और फिर उसे एक विवरण याद आया जो लेस दैन अंतर्दृष्टि ग्रेटर दैन कौशल के विवरण से जुड़ा था जब उसे पहली बार यह मिला था। नोट: ये कौशल केवल आपकी धारणा स्टेट के साथ स्तर बढ़ाता है। तो 20 की आवश्यकता थी। क्या ये हर 20 स्टेट पॉइंट पर बढ़ता है या हर 10 पर? हेनरी ने पूछा, लेकिन सिस्टम चुप रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेनरी ने अपने होठों के कोने को हिलाते हुए सोचा क्योंकि उसने कौशल के अद्यतन विवरण को पुकारा। अंतर्दृष्टि स्तर 2। प्रभाव 1। सक्रिय अपनी जादुई ऊर्जा और अपनी विस्तार योग्य धारणा के संयोजन से आपने अपने आसपास के प्राणियों की शारीरिक, मानसिक और जादुई क्षमताओं आंकड़ों के विवरण को देखने की क्षमता प्राप्त कर ली है। लागत: निरंतर सक्रियण के प्रति 1 मिनट में 1 मन पॉइंट। प्रभाव 2। निष्क्रिय नया, आपकी पूर्वज्ञानता को बढ़ावा मिला है। आपके आसपास की दुनिया के तत्वों में थोड़े से भी बदलाव को पहचानने में सक्षम, चाहे वह किसी व्यक्ति के मूड में बदलाव हो या इरादों में बदलाव। आप सकारात्मक बदलावों की तुलना में नकारात्मक बदलावों को अधिक तेजी से पहचानेंगे। नोट: इस प्रभाव को मानसिक अवरोधों वाले लक्ष्यों द्वारा रोका जा सकता है। इसमें मन पॉइंट की लागत नहीं आती है और यह हमेशा सक्रिय रहता है। यह एक नीरस अपग्रेड लगता है, लेकिन ठीक है, हेनरी ने सोचा। लेस दैन इनसाइट ग्रेटर दैन के स्तर 2 पर पहुंचने से उसे जो निष्क्रिय प्रभाव मिला, वह ये कहने का एक शानदार तरीका था कि अब वह बहुत समझदार होने जा रहा है। एक क्षमता जो उसके पास पिछले जीवन में बिना किसी सिस्टम के भी थी। हाँ, हेनरी को पता था कि यह प्रभाव अलग था और जादू की इस नई दुनिया में उसके पुराने समझदार दिमाग की तुलना में बेहतर काम करेगा, लेकिन उसे समानताओं के बारे में सोचना फिर भी दिलचस्प लगा। हेनरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पेड़ से ऐसे टिका जैसे वह थोड़ी देर के लिए झपकी लेने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर उसके सिर में कुछ धड़कने लगा। एक कंपन, एक झुनझुनी जिसने उसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते ही चौंका दिया। लेस दैन इनसाइट स्तर 2 ग्रेटर दैन अपनी पूरी सक्रिय महिमा में कुछ समझ रहा था और हेनरी की नज़र एंगस पर गई जो अब अपने पेड़ से टिका नहीं था। डायोनिसियो गैंग का नेता अब हेनरी से कुछ ही फीट की दूरी पर था और आग के पास घुटनों के बल बैठा था, उसमें घूर रहा था। उसकी आंखों में दूर की नज़र थी। एंगस, हेनरी ने उसे धीरे से पुकारा, उसका सिर अभी भी धड़क रहा था। तुम ठीक हो? एंगस ने ऊपर देखा और सहजता से मुस्कुराया। बेशक मैं ठीक हूँ, उसने कहा। धड़कती आवाज़ और तेज हो गई और हेनरी ने पेड़ से दूर हटते हुए कराहते हुए कहा, क्योंकि उसका शरीर हाई अलर्ट पर था। तुम्हें क्या हो गया है? एंगस ने जब ये देखा तो उसने पूछा। कुछ नहीं, हेनरी ने कहा, लेकिन उसका शरीर अभी भी तनाव में था। उसका हाथ इतनी सहजता से उसकी बंदूक की ओर बढ़ा कि एंगस को लगभग पता ही नहीं चला। लगभग कुछ ठीक नहीं है, हेनरी ने सोचा, क्योंकि धड़कती आवाज़ तेज हो गई और उसके पूरे शरीर में झुनझुनी होने लगी। उसे कुछ करना था। ये चेतावनी उसके लिए बहुत तीव्र थी, इसलिए वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। हेनरी ने अपनी बंदूक पकड़ी और एंगस की ओर इशारा किया, जो ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी उम्मीद थी, और उसने शांति से कहा, इसे गिरा दो। हेनरी ने आदेश को पकड़ लिया और उसका हाथ उसकी बंदूक के चारों ओर ढीला हो गया, जब तक कि वह ज़मीन पर गिर नहीं गई। एंगस की मुस्कान गायब हो गई और वह 2 फीट आगे बढ़कर हेनरी के करीब आ गया, जिसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। हिलना मत। जैसे ही आदेश ने हेनरी को जकड़ लिया और उसे जगह पर जकड़ लिया, एंगस ने अपना हाथ उठाया और उसे अपने कंधे पर रख दिया, क्योंकि उसकी छाती पर विनकुलम एक सुस्त लेकिन अभी भी सक्षम बैंगनी चमकने लगा। चिंता मत करो बेटा, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। उफ, तुम क्या कर रहे हो? हेनरी ने कराहते हुए पूछा, क्योंकि वह उस जादू से जूझ रहा था जिसने उसे अपनी जगह पर रोक रखा था। मुझे एक नया हाइव चाहिए, हेनरी, एंगस ने कहा, और तुम्हें इसमें सबसे पहले होने का सम्मान मिलेगा। हेनरी ने फिर से बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन विनकुलम की बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि उसका दिमाग एक अजीब जगह में खींच गया था। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें बॉन्ड मेकर ब्रेकर के जादुई रंग के अलावा कुछ भी नहीं था। हेनरी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह नहीं बोल सकता। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह भी विफल रहा। इस बैंगनी क्षेत्र में अब उसका अपने शरीर और कार्यों पर नियंत्रण नहीं था। वह एंगस के साथ बंधने के लिए बस एक बैठा हुआ बतख था। तंबू पूरे स्थान पर फैलने लगे और हेनरी के शरीर में घुस गए। उसने पाया कि उसका व्यक्तित्व बदलने लगा है और कुछ और में बदल रहा है, खुद से बड़ा कुछ। उसे यह एहसास नापसंद था, ये घिनौना था, और फिर भी वह चाहे जितना भी प्रयास करे, वह इसे तोड़ नहीं सका। मुक्त स्वागत है, हेनरी, एंगस की आवाज़ बैंगनी रंग के स्थान से आई, लेकिन ये सामान्य रूप से सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई और आवाज़ उसके साथ एक स्वर में बात कर रही थी, जिससे एक मिश्रित आवाज़ बन रही थी जो पूरे स्थान में गूंज रही थी।
हाइब्रिड अब वह मनुष्य या वस्तु नहीं रहा, बल्कि एक सामूहिकता का हिस्सा बन गया है, किसी और चीज़ का हिस्सा। इससे लड़ने की कोशिश मत करो बेटा, एंगस की मिश्रित आवाज़ ने कहा। हम साथ मिलकर महान काम करेंगे। टेंटिकल्स हेनरी के शरीर में और भी गहराई तक घुस गए और उसने दर्द और झुंझलाहट से कराहना शुरू कर दिया। एंगस द्वारा की जा रही इस अप्राकृतिक गतिविधि के खिलाफ अपनी शक्तिहीनता पर झुंझलाहट। बस इस प्रतिभा को देखो, एंगस की आवाज़ ने कहा। मुझे पता था कि तुम एक प्राकृतिक जागृत व्यक्ति हो, लेकिन यह तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर, ये सब बहुत जटिल है। जब मैं वॉरलॉक के साथ जुड़ा था तब मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। जब विनकुलम की ऊर्जा मॉर्ड एलेरिक के शरीर में समा गई थी तब मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मेरे शब्द, ऐसी क्षमता के साथ एक बनना, मैं लगभग चक्कर खा रहा हूँ। हम मिश्रित आवाज़ लड़खड़ा गई और हेनरी को पता था कि क्यों। आखिरकार पिछले कुछ मिनटों में यही एकमात्र विकास था जिसने उसे राहत दी। टेंटिकल्स ने उसे खोदना बंद कर दिया था। एक विदेशी उपस्थिति का पता चला है जो उपयोगकर्ता के दिमाग में घुसपैठ करने और उसमें विलीन होने का प्रयास कर रही है। विदेशी उपस्थिति ने सिस्टम के विशिष्टता खंड को ट्रिगर किया है। विशिष्टता खंड में कहा गया है कि केवल एक दिमाग उपयोगकर्ता का सिस्टम और इसकी सभी विशेषताओं तक पहुंच सकता है। एकमात्र अपवाद वे प्राणी हैं जो उपयोगकर्ता के साथ बंधे हैं, लेकिन उसके आदेश के अधीन हैं या पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी में हैं। विदेशी उपस्थिति विशिष्टता खंड का अनुपालन नहीं करती है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। यह नया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से शिकायत नहीं कर रहा हूं, हेनरी ने सोचा, क्योंकि उसने फिर से टेंटिकल्स से मुक्त होने की कोशिश करने से पहले राहत की भावना का आनंद लेने के लिए खुद को एक सेकंड की अनुमति दी। जब उसका दिमाग अब एंगस और द विनकुलम के साथ बंधन के खतरे में नहीं था, तो हेनरी ने पाया कि वह मुक्त होने का प्रयास करने के लिए मानसिक शक्ति, क्योंकि यह सब उसके दिमाग में हो रहा था, जुटाने में सक्षम था। इस बीच एंगस की मिश्रित आवाज़ उसके बंधन बनाने के प्रयास को प्रतिकर्षित किए जाने और फिर से प्रयास करने पर भ्रमित लग रही थी। विदेशी उपस्थिति का पता चला। विदेशी उपस्थिति विशिष्टता खंड का अनुपालन नहीं करती है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। यह क्या बकवास है? एंगस ने पूछा और फिर से प्रयास करने के लिए अपनी घुसपैठ करने वाली शक्ति को मजबूत किया। विदेशी उपस्थिति का पता चला। विदेशी उपस्थिति विशिष्टता खंड का अनुपालन नहीं करती है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। विदेशी उपस्थिति का पता चला। विदेशी उपस्थिति विशिष्टता खंड का अनुपालन नहीं करती है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। विदेशी उपस्थिति का पता चला। विदेशी उपस्थिति विशिष्टता खंड का अनुपालन नहीं करती है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। विदेशी उपस्थिति का पता चला। विदेशी उपस्थिति विशिष्टता खंड का अनुपालन नहीं करती है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। हेनरी के सिर पर लगातार नोटिफिकेशन आते रहे। उनमें से 20 तो होंगे ही, क्योंकि एंगस ने हार नहीं मानी और बार बार कोशिश करता रहा। और फिर हेनरी को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला जिसने उसे भयभीत कर दिया। विशिष्टता खंड का उल्लंघन करने के अथक प्रयासों ने तेजी से सिस्टम विफलता को जन्म दिया है। रुको, क्या? हेनरी ने पूछा। उस समय से होने के कारण जब कंप्यूटर की तकनीक का अभाव था, हेनरी सिस्टम विफलता शब्द से अपरिचित थे, लेकिन जानते थे कि विफलता किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से, यदि उल्लंघन के प्रयास जारी रहते हैं तो उपयोगकर्ता पूरी तरह से सिस्टम तक पहुंच खो देगा। साथ ही विशिष्टता खंड का बलपूर्वक उल्लंघन करने का परिणाम मृत्यु है। अब रुको, हेनरी ने क्रोधित होकर कहा। यह बहुत अनुचित लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए कहा था। आपके पास 1 मिनट है। रात के 12:59। रात के 12:58। लानत है। हेनरी ने मुक्त होने के लिए अपने प्रयास को दोगुना कर दिया। एंगस मुश्किल से ध्यान दे रहा था और उस बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसे हेनरी के दिमाग से दूर रख रही थी। रात के 12:20। रात के 12:19। रात के 12:18। हेनरी ने आखिरकार अपने पैरों को आज़ाद कर लिया और उसने मानसिक आज़ादी की एक लहर महसूस की जिसने उसे दूसरों से अलग होने के लिए पर्याप्त मजबूत बना दिया। हर टेंटिकल के साथ वह जितनी तेज़ी से और आसानी से काम कर पाता, उसका दिमाग उतनी ही तेज़ी से काम करने लगता। रात के 12:10। रात के 12:09। जैसे ही आखिरी 10 सेकंड की गिनती शुरू हुई, हेनरी ने अपने शरीर से आखिरी टेंटेकल को खींच लिया और अब वह जगह सिर्फ बैंगनी नहीं रह गई थी। उसमें एक गर्म भूरा रंग भी शामिल हो गया था, जैसे कि वह जगह 2 परस्पर विरोधी दिमागों के बीच साझा हो गई थी। और इसके साथ ही एंगस ने आखिरकार ध्यान दिया। अरे, उसने अपनी तेज मिश्रित आवाज़ में कहा। और भी टेंटेकल हेनरी पर टूट पड़े और सबसे पहले उसने सोचा कि खुद को बचाने के लिए एक बंदूक है। कोई जादुई बदलाव नहीं था, कोई चमक नहीं, कोई दिखावटी धमाका नहीं। अचानक उसके हाथ में एक बंदूक थी। ओह! हेनरी को न केवल इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसने मानसिक स्थान में बंदूक कैसे बनाई थी, बल्कि इसलिए भी कि यह कितनी बड़ी थी।
एक विशाल डबल बैरल शॉटगन जिसमें प्रत्येक बैरल उसकी 2 भुजाओं से भी बड़ी थी। हालांकि हैंडल और ट्रिगर सामान्य आकार के थे और हेनरी को लगा कि ऐसी बंदूक वास्तविक दुनिया में काम नहीं करेगी। बेशक, उसने उस विचार को तुरंत दूर कर दिया। यह उस समय महत्वपूर्ण नहीं था। हेनरी ने बंदूक की बड़ी डबल बैरल को इंगित किया और अंतरिक्ष के बैंगनी हिस्से पर एक शक्तिशाली धमाके के साथ गोली चलाई और अविश्वसनीय मानसिक शक्ति से भरा हुआ था जिससे पूरा स्थान कांप उठा। हेनरी ने जिस स्थान पर गोली चलाई थी वहां से एक गर्म सफ़ेद रोशनी निकली और उसका दिमाग मानसिक स्थान से बाहर निकल गया। ठीक उसी समय जब उसने देखा कि एंगस ने अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया और कुछ कदम पीछे हट गया जैसे कि उसे मारा गया हो और वह चिल्ला रहा था, आह, तुम कमीने, हेनरी ने कहा और अपनी बंदूक जमीन से उठाए, उसे तान दिया और गोली चला दी। एंगस समय रहते रास्ते से हट गया और उसका शरीर धुंधला हो गया क्योंकि वह अचानक हेनरी के सामने आ गया और उसके चेहरे पर एक वार हुआ। हेनरी की समझ, जो अब स्टेट बढ़ने के कारण और भी तेज हो गई थी, ने उसे समय रहते रास्ते से हटने के लिए आगाह कर दिया, लेकिन एंगस बहुत निराश नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था या जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से मुक्का नहीं मारा था। जब हेनरी उस मौके से बचने के बाद भी एक तरफ झुका हुआ था, एंगस ने अपना पैर घुमाया और उसकी पसलियों में इतनी जोर से लात मारी कि वह कई फीट दूर जाकर जमीन पर धमाके से जा गिरा। आपने 10 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 20/110। हम्फ, हेनरी ने कहा, लेकिन जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, वह पहले से ही पीछे मुड़ने और एंगस पर गोली चलाने के लिए तैयार था। जैसा कि उसने ब्लैक मैनर में स्पाइक्ड वाइकर के खिलाफ किया था, उसने एंगस की स्थिति पर ध्यान दिया था, या ऐसा उसने सोचा। उसकी चलाई गई गोली खाली हवा में घुस गई और एक पैर ने उसके हाथ पर इतनी जोर से वार किया कि मोच आ गई। आपने 5 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 15/110। हेनरी दर्द से कराह उठा, लेकिन उससे भी बुरा ये था कि उसकी बंदूक उसकी पकड़ से छूट गई। एंगस ने उसे पकड़ लिया और काफ़ी आसानी से उसे घुमा दिया और उसकी कलाई को उसकी पीठ के पीछे इतनी कसकर पकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ा नहीं सका। मैं गलत था, एंगस ने कहा। मुझे लगा कि तुम आसान हो जाओगे। मैंने पहले तुम्हें हाइव में लाने की कोशिश की और बड़ा शॉट लेने लगा। हाँ, तुमने मुझे चौंका दिया। कौन सा बड़ा शॉट? हेनरी ने डूबते हुए भाव के साथ पूछा क्योंकि उसने अनुमान लगाया था। एंगस ने मुस्कुराते हुए कहा, येलेना के अलावा और कौन? उसने पूछा और हंसते हुए कहा, तुमने उसका जादू देखा है, तुमने उसे महसूस किया है। कल्पना करो कि मैं अपने हाइव में उसके साथ क्या कर सकता हूँ। तुम मुश्किल साबित हुए, इसलिए मैं बस उसके साथ शुरुआत करूंगा और फिर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। जैसे ही एंगस ने हेनरी को अपनी योजना सुनाई, उसने अपना घुटना उसकी रीढ़ की हड्डी पर टिका दिया, जिससे वह घास के मैदान में गिर गया और उसे हिलने डुलने की कोई गुंजाइश नहीं मिली। हेनरी ने कोशिश करना छोड़ दिया और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा ताकि कुछ ऐसा सोच सके, कुछ ऐसे शब्द जो एंगस के दिमाग में घोड़े की टापों की आवाज़ आने पर उसे समझ में आ जाएं। निक्स अपने दृष्टिकोण के बारे में सावधान थी। उसने न तो हिनहिनाया और न ही सूंघा। वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब वह एंगस से 5 फीट की दूरी पर थी तो उसने अपना सिर एक बैटरिंग रैम की तरह आगे बढ़ाया ताकि उसे अपने बंधन से अलग कर सके। हेनरी के सिर के पीछे से अपनी आंखें हटाए बिना और एक हाथ से हेनरी की कलाई को पकड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक, एंगस ने एक मुट्ठी घुमाई जो निक्स के सिर पर इतनी जोर से लगी कि संपर्क बिंदु से हवा की एक लहर बह निकली। तारांकन बम, तारांकन नाय। निक्स को कई फीट दूर भेजा गया और वह एक बार लुढ़कने से पहले जोर से जमीन पर गिरी और एक पेड़ से जा टकराए। निक्स ने 15 हिट पॉइंट खो दिए हैं। निक्स के हिट पॉइंट 65/80। निक्स ने अपने दर्द को दूर करते हुए तुरंत ही खुद को जमीन से उठाया और फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। इस बार उसने अपने चार्ज में कुछ रणनीति लागू की और लेस देन शैडो डैश ग्रेटर देन का भी इस्तेमाल किया। आमतौर पर उसकी गति एंगस की चपलता से अधिक थी और यह अंतर केवल 30% की वृद्धि के कारण और भी बड़ा हो गया क्योंकि उसके जादुई कौशल के कारण उसका शरीर अंधेरे धुंध में लिपटा हुआ था। अफसोस, ये सब व्यर्थ था। एंगस जानता था कि वह आ रही है और जब तक वह उसके 4 फीट के भीतर आ जाएगी, वह उसे मंत्रमुग्ध कर सकता है। नीचे, उसने कहा और उसकी बैंगनी आंखें चमक उठी क्योंकि विनकुलम ने अपने मंत्रमुग्ध करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक सुस्त बैंगनी चमक दी। निक्स जादू से अभिभूत हो गई और गुस्से से कराहते हुए एंगस को श्राप देने लगी। ऐसे श्राप जो हेनरी ही अपनी टेलीपैथी के कारण दे सकता था। तारांकन थप, तारांकन। प्रभाव की भारी ध्वनि के साथ निक्स के पैर कमजोर हो गए और वह इतनी जोर से जमीन पर गिर गई कि उसका सिर जमीन से टकरा गया। इतना जोर कि उसकी मजबूत गर्दन में मोच आ गई। उसे नीचे रखने के लिए अपने स्पेलबाइंडिंग के साथ एंगस ने अपना ध्यान निक्स से हटाकर हेनरी पर वापस कर दिया। तुम्हें अपने घोड़े से कहना चाहिए कि वह अभी चुपचाप वहीं रहे, भले ही वह मेरे स्पेलबाइंडिंग से मुक्त होने में कामयाब हो जाए। उसे मारना बहुत शर्म की बात होगी। तुम दोनों के बीच एक खास रिश्ता है।
एंगस के शब्दों के चयन पर हेनरी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जल्दी ही सामान्य हो गई और उसे नहीं लगा कि एंगस, जो उसके सिर के पीछे देख रहा था, उसे पता चलेगा। वह कितना गलत था। ओह, तुम्हें नहीं लगा कि मैं नोटिस करूंगा? एंगस ने पूछा और जब हेनरी ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो वह हंसते हुए बोला, तुम मुझे कितना असावधान समझते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह नहीं देखा कि तुम्हारा घोड़ा अचानक जादू कर सकता है? या ये कि वह जो जादू करता है उसमें शैडो वाइकर के साथ एक दिलचस्प समानता है जिसे तुमने और घोड़े ने मिलकर मारा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने वह घोड़ा उन जंगली घोड़ों में से चुना था जिन्हें हमने आपात स्थिति के लिए बंद कर रखा था। अगर वह तुम्हारे पालतू बनाने से पहले जादुई होता तो मुझे पता चल जाता। हेनरी। एंगस ने अपना सिर हिलाने के लिए एक पल लिया, फिर उसने एक आह भरी और एक अधिक दबी हुई आवाज में बोलना जारी रखा, जो लगभग एक गंभीर कंपन में बदल गई। क्या तुम्हें यह भी लगता है कि मैं यह नहीं देख पाऊंगा कि येलेना का डार्क टैंडल मंत्र उस वॉयलॉक के समान था जिससे हम सभी ने ट्रेन में लड़ाई की थी? इस पर हेनरी की प्रतिक्रिया हुई और उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाकर पूछा, क्या? ओह, मूर्ख मत बनो हेनरी। तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब जो ने मुझे बताया कि उसने क्या देखा, तो ये सिर्फ येलेना की अमरता नहीं थी जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया और मैं सोचने लगा कि क्या जादू सिर्फ एक संयोग हो सकता है। मैं भी इसे ऐसे ही नकार सकता था, लेकिन फिर मैंने आखिरकार ध्यान दिया कि तुम उसके आसपास कैसे थे। वह एक ऐसी लड़ाई में लड़ने के लिए निकली थी जिसे तकनीकी रूप से वह हार नहीं सकती थी। एक ऐसी लड़ाई में जिसमें उसे मरने का कोई खतरा नहीं था और फिर भी तुम वहां थे, समर्थन दे रहे थे, उसे प्रोत्साहन के शब्द बोल रहे थे। और फिर चीज़ें समझ में आने लगीं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हेनरी ने पूछा, लेकिन एंगस ने उसे अनदेखा कर दिया। अंत में समझ में आया कि हमें ट्रेन में वॉयलॉक पर कुछ भी क्यों नहीं मिला। किसी तरह आप हमसे पहले वहां पहुंच गए और उस पर कोई किताब या स्क्रॉल या शायद सिर्फ एक चर्मपत्र रहा होगा जिसमें उस मंत्र के लिए रहस्यमय ज्ञान था और आपने उसे चुड़ैल को दे दिया। तुम पागल हो, हेनरी ने कहा। ओह, मैं पागल हूं। पहली बार जब हवेली पर वाइकर ने हमला किया था, उसके बाद जब हमें उनमें से कुछ पर सोना मिला तो दाना ने उस वाइकर की तलाशी ली जिसे तुमने मारा था और कुछ नहीं मिला। उसने तुम पर आरोप लगाया। कृपया, वह मुझे कभी पसंद नहीं करती, हेनरी ने कहा। लेकिन ये फिर से हुआ, एंगस ने हेनरी के बाकी शब्दों को दबाने के लिए ऊंची आवाज में कहा। दूसरी बार जब हम पर हमला हुआ, जब तुम इतनी बहादुरी से येलेना के साथ उनका सामना करने के लिए बाहर गए थे, तो हमें किसी भी वाइकर पर कुछ भी नहीं मिला। हम जो एकमात्र सोने के सिक्के प्राप्त करने में सक्षम थे वे उस वाइकर के शरीर पर थे जिसे मैं पूछताछ के लिए हवेली में ले गया था। तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब नहीं देखा? मुझे मूर्ख मत समझो हेनरी। तुमने साझा नहीं किया और मैं बहुत निराश हूं। तुम भूल गए, हम एक परिवार हैं। हेनरी ने तब हंसा, जो एंगस के घुटने के कारण उसे जमीन पर जोर से दबाना और सांस लेने की उसकी क्षमता को कम करना मुश्किल था। तुम्हारी बात बहुत बढ़िया है, उसने कहा। तुमने मुझे जमीन पर दबा दिया है और बकवास कर रहे हो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम इसे खत्म कर दो। तुम्हें मार डालूंगा। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह है बेटा। डेवॉन के अलावा तुम ही गिरोह में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास जागृत क्षमता है। तुम्हें मारना मुझे दुख पहुंचाएगा, चाहे तुम मानो या न मानो। नहीं, मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा और हेड्रॉन हवेली की ओर चल दूंगा। मैं येलेना का हवेली से रिश्ता तोड़ दूंगा। क्या? हेनरी ने बड़ी आंखों से पूछा और कुछ समय में पहली बार उसने एंगस की पकड़ का विरोध किया। ये बेकार था। तुमने मेरी बात सुनी। हवेली उसकी अमरता का स्रोत है और उसके अविश्वसनीय जादू का स्रोत है। किसी को मेरे छत्ते में लाने के लिए मुझे कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। वे या तो मुझसे कमज़ोर हैं और मेरी जादू टोने की शक्ति से वशीभूत हैं जैसे कि तुम हो, या वे शारीरिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि उनका दिमाग बचाव करने में असमर्थ है। इसलिए मैं हवेली से उसका रिश्ता तोड़ दूंगा, उसे हम में से बाकी लोगों की तरह नश्वर बना दूंगा। शायद उसे थोड़ा नुकसान पहुंचाकर उसे नर्म और अच्छा बना दूंगा और फिर काम पूरा करूंगा। एंगस, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हेनरी ने कहा। क्या करो? एंगस ने एक सहज मुस्कान के साथ पूछा। तुम हवेली से उसका रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह मर जाएगी, हेनरी ने कहा, उसकी आवाज़ एंगस को समझदार बनने के लिए प्रेरित कर रही थी। अगर मैं जल्दी करूं तो नहीं। मुझे सब पता है, हेनरी। बंधन हटाओ, उसे हाइव में लाओ और बंधन को फिर से स्थापित करो। इसके अलावा, अगर वह बंधन के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकती, तो मैं उसे ब्लैक मैनर में कैसे स्थानांतरित कर पाऊंगा? ट्रान, उसे ब्लैक मैनर में स्थानांतरित करो, हेनरी ने पूछा। उसे यकीन नहीं था कि उसने सही सुना है या नहीं। एंगस हंसा। ठीक है, तुम मुझसे यह उम्मीद नहीं करते कि मैं न्यू फ्रॉइडन जैसे पिछड़े शहर में अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दूं, है न? मैं पूरे ग्रामीण इलाके पर राज करूंगा, लेकिन मुझे पहले खुद को कहीं शक्तिशाली जगह पर स्थापित करना होगा। ब्लैक मैनर की विरासत है।
कुछ विनाश हुआ है लेकिन यह अच्छी तरह से टिकेगा और अगर उस विस्फोट ने मॉड एलेरिक को खत्म नहीं किया तो एलेना मेरे गुप्त हथियार के रूप में निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि वह मेरे हाइव किंग द्वारा वशीभूत एक अमर चुड़ैल के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगा? एंगस, ऐसा मत करो, हेनरी ने हाइव किंग की पकड़ का विरोध करते हुए विनती की। हेनरी, एंगस ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अभी हरा दूंगा और हेड्रॉन हवेली की ओर आगे बढ़ूंगा। अगर तुमने एक चुड़ैल का साथ दिया जिसे वह हार नहीं सकती और उसकी कीमती लूट को तुमने किसी तरह चुरा लिया, तो मुझे यकीन है कि तुम उसे अब निराश नहीं करोगे। तुम मेरे लिए आओगे और मैं इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में जो जटिलता है वह अमर शक्ति का इस्तेमाल करने के मेरे प्रयास के सामने कैसे टिकती है। एंगस, ऐसा मत करो, हेनरी ने पहले कहना शुरू किया। तारांकन बम। तारांकन एक मुट्ठी उसके सिर के पीछे लगी और वह बेहोश हो गया।